अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ ज़ालिम हमसफ़र का सेकंड एपिसोड। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? कशफ रोहान को सफरी बैग में कपड़े रखते हुए देखकर कहती है। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वो मसरूफ़ से अंदाज में कहता है। क्या तुम पाकिस्तान जा रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, छोड़ो कपड़े। वो उसके बैग से कपड़े निकालते हुए कहती है। कशफ, ये क्या बदतमीज़ी है? वापस करो मेरे कपड़े। रोहान को इसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी वो उसके हाथ से अपने कपड़े छीनकर दोबारा बैग में रखता है और कशफ उसे यूँ गुस्से में देखकर थोड़ी सी नरमी से पूछती है। रोहान, तुम क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? यहाँ किसी चीज़ की कमी है हमें? मुझे यहाँ अपनों की कमी है जो 5 साल मैंने इधर गुजारे हैं। न वो बस मैं ही जानता हूँ कैसे गुजारे हैं अपनों के बगैर। और अब अब्बू की तबीयत ख़राब है तो मुझे जाना होगा। वो बैग की जिप बंद करते हुए गुस्से से कहता है। क्या हुआ है अंकल को? उनको हार्ट अटैक हुआ है दूसरी बार। आपके भी वो भी नर्म लहजे में कहता है, जिस पर कशफ उसे बस खामोशी से देखती है। तुम भी अपनी और बच्चों की पैकिंग कर लो जल्दी से। क्या मतलब? हम भी अपनी पैकिंग कर लें? तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? वो जो खामोश खड़ी होती है एकदम चौंक कर पूछती है। हम दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए जा रहे हैं, रोहान बोलता है और कशफ को लगता है जैसे उस कमरे की छत उस पर गिरी हो। क्या हमेशा के लिए? मगर क्यों? मैं और बच्चे इधर ही रहेंगे। तुम अपने अब्बू के ठीक होने तक उधर ही रुकना, बल्कि जब तक। कशफ, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम पाकिस्तान के नाम से घबराती हो, जबकि तुम वहीं पैदा हुई हो, वहीं अपनी तालीम मुकम्मल की है। तुम्हें इधर आए हुए बस 5 साल हुए हैं। क्या तुम्हें इतना पसंद आ गया है दुबई कि तुम अपने मुल्क को ही भूल गई? रूहान उसकी बात काटकर गुस्से से कहता है। सच ये था कि जब भी वो रूहान कशफ से पाकिस्तान का जिक्र छेड़ता तो कशफ फ़ौरन ही बात बदल देती थी। हाँ, मुझे बहुत पसंद आ गया है। अगर तुम्हें पाकिस्तान जाना है तो जाओ, मैं और बच्चे नहीं जाएंगे, वो भी ज़िद्दी लहजे में कहती है, जिस पर रूहान को गुस्सा आता है। कशफ, मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, तो प्लीज़ मुझ पर एहसान करो और चलो मेरे साथ। मैं तंग आ गया हूँ अपनों से दूर रह रहकर। वो गुस्से से उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है। एक तो उसे अपने अब्बू की फिक्र थी और ऊपर से कशफ ने रोला डाल दिया था। जब मैं और बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम खुद ही इधर आ जाओगे। तुम क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? अच्छा सही है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं सफ़ा और अहमर को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। वो कहता कमरे से बाहर जाता है और उसके पीछे कशफ। रोहान, तुम मेरी इजाज़त के बगैर बच्चों को हाथ भी नहीं लगाओगे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करोगी तुम? बोलो क्या करोगी? मैं बच्चों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, रोहान भी चीखते हुए कहता है, जिसकी आवाज़ पर बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बच्चों से ही पूछ लेते हैं ना कि वो अपने बाबा के साथ रहेंगे या अपनी मामा के साथ। कश्यप बच्चों को आता देखकर कहती है, जिस पर रोहान भी इस बात में सर हिलाता है। ठीक है, सफ़ा अहमद इधर आओ बेटा। रोहान बच्चों के सामने घुटने टेक कर बैठता है। बाबा आप कहीं जा रहे हैं? 4 साला सफ़ा अपने बाप के पास सफरी बैग देकर पूछती है। जी बेटा, आपके बाबा पाकिस्तान जा रहे हैं, दादा चाचू फूफो के पास। आप दोनों चलोगे ना मेरे साथ? वो मुस्कुराते हुए पूछता है। सफ़ा भी मुस्कुराते हुए जवाब देने ही लगती है कि रोहान के पीछे खड़ी कशफ उसे आंखें दिखाते हुए मना करती है। तो सफ़ा मुस्कुराहट समेटकर नफ़ी में सर हिलाती है, जिससे रोहान की मुस्कुराहट भी पल भर में गायब हो जाती है। क्यों बेटा, आप क्यों नहीं जाओगे मेरे साथ? मैंने मामा के साथ रहना है, वो कहती फ़ौरन जाकर कशफ से चिपक जाती है। और इसकी देखा देखी अहमर भी कशफ के पास चला जाता है, जिससे कशफ के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ जाती है, मगर रोहान का दिल टूट जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, आप लोग रहो अपनी मामा के साथ, मैं जा रहा हूँ। वो दोनों बच्चों को प्यार करता खड़ा होता है। लेकिन रोज़ मुझे कॉल करनी है आपने, ओके? रोहान जाते हुए रुककर सफ़ा से कहता है। रोहान, अब भी वक्त है, रुक जाओ। कशफ उसे अपने बच्चों को प्यार करता देख कहती है, जिसे रोहान इग्नोर करके बाहर की तरफ जाता है और कशफ बस उसकी पुष्टि तकती रह जाती है। वो समझ रही थी कि मैं और बच्चे नहीं जाएंगे तो रोहान वापस आ जाएगा, मगर शायद वो गलत साबित होने वाली थी। खाना खा लो प्लीज़, हमें तंग मत करो। गलती भी तुम्हारी और नखरे भी तुम ही कर रही हो, वो राबी के सामने खाना रखते हुए कहता है, जो खाने से मुंह मोड़े बैठी थी। तुम छोटे भाई हो तो छोटे भाई रहो, एक बाप काफ़ी है, तुम्हें बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी बात पर गुस्से से कहती है। अगर बाप होता ना तो तुम्हारे साथ उस लड़के को भी मार देता। छोटा भाई हूँ तो बस बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी गैरत है। वो भी सख्त लहजे में कहता है। मैं गलत नहीं हूँ, उसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मगर वो नहीं आया। उसने मुझसे अपने अब्बू की बेइज्जती का बदला लिया है, जो बाबा ने उसके अब्बू की थी। वो अपने भाई को गुस्से में देखकर रोते हुए कहती है। अच्छा हुआ वो नहीं आया, वरना हमारी इज्जत के साथ वो भी नहीं बचता। तुमने कभी मोहब्बत नहीं की ना, तभी तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। वो समझ रही थी कि उसका भाई उसे रोता देख नर्म होगा, मगर उसे वैसा ही सख्त देखकर वो गुस्से और रोते हुए कहती है, जिस पर वो हंस देता है। हंस क्यों रहे हो? मुझे अगर मोहब्बत हुई ना तो मैं उसे फ़ौरन निकाह का पैगाम दूंगा, उसे यूँ पार्क रेस्टोरेंट वगैरह में लेकर नहीं फिरूंगा।
वो मुस्कुराते हुए उस पर तंज करता है। अच्छा चुप हो जाओ, रो नहीं, अभी बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, परसों निकाह है तुम्हारा। वो उसे दोबारा रोता देखकर उसे चुप कराता है। मैं नहीं करूँगी शादी, तुम बस एक बार आरजी के घर चले जाओ, शायद कोई मसला हो गया हो, शायद उसका एक्सीडेंट हो गया हो, वो तभी वो नहीं आ सका। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं बस एक बार मेरी खातिर, अगर वो सच में बेवफा हुआ ना तो मैं जहाँ तुम लोग कहोगे शादी कर लूँगी। प्लीज़ एक दफ़ा उसके घर चले जाओ। वो उसकी बात काट कर मिन्नत करती है तो उसे भी अपनी बहन पर तरस आता है। अच्छा सही है, मैं चाचू के साथ जाऊँगा, मगर इसके बाद जो बाबा का फैसला होगा तुम्हें मानना होगा। वो उससे वार्न करते हुए कहता है, जिस पर वो जल्दी से इस बात में सर हिलाती है। अब्बू ये थोड़ा सा खा लें। सोहा गफ्फार का परहेजी खाना खिलाते हुए कहती है। बस बेटा अब और नहीं, और तुम भी घर चली जाओ, जाकर आराम करो, कल से इधर ही हो। गफ्फार अपनी बेटी को देखकर कहते हैं, जी अब्बू चली जाऊंगी। वो सूप का बाउल रखते हुए कहती है, मगर इससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज़ है। लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप गुस्सा नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे, और अगर बुरा भी लगा तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। वादा करें? वो अपनी हथेली गफ्फार के सामने करके कहती है, जिस पर गफ्फार मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी हथेली पर रखते हैं। वादा? मगर ऐसा भी क्या सरप्राइज़ है जो तुम मुझसे इतने वादे ले रही हो? अब्बू सरप्राइज़ बताए थोड़ी जाते हैं। अच्छा अब्बू आप आराम करें, मैं जब तक आती हूँ। वो अपने मोबाइल में एक मैसेज आता देख मुस्कुरा जाती है। आप आराम करें। वो उनका तकिया ठीक करके बाहर आ जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो सामने ही बेंच पर रोहान गर्दन झुकाए बैठा होता है और उसके पास बैग ही बता रहा था कि वो एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल ही आया था। वो चलती हुई अपने भाई के सामने आकर खड़ी होती और न जाने कब के आंसू जो रोके हुए थे अब वो अपने भाई के सामने देखकर किसी समंदर की तरह शुरू हो जाती है। और रोहान जैसे ही सर उठाता है तो अपनी बहन को रोता देख फौरन खड़े होकर उसे सीने से लगा लेता है। सोहा रो क्यों रही हो, मैं आ गया हूँ ना। उसे चुप कराता है। भाई मुझे लगा आप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आता जब मेरी सोहा ने मुझे बुलाया? वो उसे खुद से अलग करके उसके आंसू साफ करके कहता है। अच्छा अब्बू कैसे हैं? ठीक नहीं है, अब चले मेरे साथ अब्बू से मिल लें। वो उसका हाथ पकड़े गफ्फार के रूम की तरफ जाती ही है कि रोहान अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लेता है। क्या हुआ भाई? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब्बू का सामना करने की, वो मुझे देखकर गुस्से में आ जाएंगे। उसे गफ्फार का डर होता है। कुछ नहीं कहेंगे अब्बू, बल्कि खुश होंगे। आपको देखकर चली मेरे साथ। वो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाती है, जिस पर रोहान को भी मजबूरन जाना पड़ता है, जबकि दिल उसका घबरा रहा होता है कि न जाने अब्बू का क्या रिएक्शन होगा। सोहा कमरा दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल होती है, मगर रोहान अपने बाप को देखकर दरवाजे पर ही रुक जाता है, क्योंकि ये वो वाले गफ्फार तो नहीं थे जिन्हें वो छोड़ कर गया था। ये तो कोई सदियों के बीमार लग रहे थे। अब्बू देखिए आपका सरप्राइज़। सोहा अपने बाप के पास आकर रोहान की तरफ इशारा करती है। ये यहाँ क्यों आया है सोहा? इससे कहो कि अभी के अभी यहाँ से चला जाए, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। गफ्फार रोहान को देखकर ही आप से बाहर आ जाते हैं। अब्बू क्या हो गया है आपको? आपने वादा किया था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। सोहा अपने बाप का गुस्सा देखकर उन्हें समझाती है और रोहान दरवाज़ा बंद करे गफ्फार के सामने आकर खड़ा होता है। ये था तुम्हारा सरप्राइज़? हाँ सही, मेरे लिए ये सरप्राइज़ ही तो है। देखो इसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा है ना, कल का मरता आज मर जाऊंगा। अब्बू खुदा का वास्ता है ऐसे ना कहें। रोहान अपने बाप के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर रोते हुए उनके पांव पकड़ लेता है। मुझे माफ़ कर दें अब्बू, मैं सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ, अपनी बीवी बच्चे सब, बस आपके लिए यहाँ आया हूँ। किसने कहा था मेरे लिए आओ? नहीं आते, और अब ये रोना बंद करो। जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाओ। वो अपने पाँव सिमट कर कहते हैं। अब्बू अब मैं कभी वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा आपके पास, अम्मी सोहा सैफ के पास। मेरी गलती थी अब्बू, माफ़ कर दें मुझे, बस आखिरी बार माफ़ कर दें। रूहान किसी बच्चे की तरफ रोता हुआ माफ़ी मांगता है तो गफ्फार का दिल भी नर्म होता है। बेटा था उनका, कहाँ उसे ऐसे देख सकते थे। अब्बू माफ़ कर देना भाई को। सोहा भी अपने भाई को देखकर कहती है। अच्छा ठीक है अभी जाओ, मुझे नींद आ रही है। गफ्फार बस इतना ही कहते हैं तो रोहान अपने बाप को हसरत से देखता बाहर आ जाता है और सोहा भी उसके पीछे जाती है। सर वार्ड नंबर 11 में है मिस सोहा के वालिद साहब। मुलाजिम दुखान को आकर कहता है, जो अभी हॉस्पिटल आया होता है। अच्छा तो 11 नंबर कहाँ होना चाहिए फिर? वह ऐसे हर वार्ड पर नज़र मारते हुए कहता है। साहब जी मिस सोहा। मुलाजिम सोहा की तरफ इशारा करता है जो गफ्फार के कमरे से निकल रही होती है। दुखान सोहा को देखकर उसके पास जाने ही लगता है कि उसके पीछे रोहान को देखकर ठिठक कर रुकता है। वो हैरत से उसे देखता है और न जाने कैसे उसके कान में सिसकियों की आवाज़ गूंजती है। वही सिसकी जिसने उसे चेंज करके रख दिया था, उसे हमेशा गुस्से में रहने वाला बना दिया था। आरजी। वो अपनी मुट्ठी बंद करे गुस्सा जब्त करता है। साहब जी क्या हुआ आपको? आप रुक। मुलाजिम उसे कहता ही है कि उसकी सुर्ख आंख देखकर डर जाता है। चलो वापस। वो सख्त तेजे में कहता लंबे लंबे डग भरता बाहर की तरफ जाता है और मुलाजिम वही पुराना वाला दुकान देखकर बस खुदा से खैर मांगता है कि न जाने अब क्या होगा।
मुलाजिम इस वजह से डर रहा था क्योंकि दुखान कुछ सालों से बहुत अच्छा हो गया था, हर किसी पर मेहरबान। मगर अब उसको दोबारा इसी हालत में देखकर न जाने क्यों उसे किसी खतरे का अंदेशा हो रहा था। मुलाजिम जैसे ही बाहर आता है तो दुखान गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। कहाँ थे इतनी देर, क्यों लगा दी, अपना इलाज करवाने लग गए थे क्या? वो उसे आता देख गुस्से से दहाड़ता है, जिस पर वहाँ मौजूद लोग भी उसे मुड़कर देखते हैं। और मुलाजिम बेचारा माफ़ी मांगकर जल्दी से आगे होकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो दुखान भी उसे गुस्से की नज़र से देखकर गाड़ी में बैठता है। तुमने मुझसे निकाह राबी को दिखाने के लिए किया है ना? वो दोनों अभी घर ही पहुंचते होते हैं जब कशिश आरजी से बोलती है, जो आते ही सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठता है। पहली बात, मुझे आरजी नहीं रोहान कहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और दूसरी बात, मैंने तुमसे निकाह राबी या किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हारे दिल में अपने लिए मोहब्बत देखकर किया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम ऐसे सवाल कर रही हो। वो एक आबरू उठाकर बोलता है, नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें राबी के साथ सोचा है। वो थोड़ा उसका तरफ कदम बढ़ाकर कहती है, तो अब मेरे साथ खुद को देख लो। बल्कि देखने की ज़रूरत क्या है, मैं तुम्हारा ही हूँ। वो थोड़ा शरारत से कहता है, रूहान मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे तो राबी। कशफ, अब दोबारा राबिया का नाम मत लेना। अगर तुम चाहती हो मेरी लाइफ सुकून से गुजरे तो प्लीज़ उसका नाम लेने से गुरेज करो। कल हमारी फ़्लाइट है, दुबई को अपनी पैकिंग कर लो। वो उसका हाथ पकड़े अपने पास बैठाकर प्यार से कहता है, जिस पर वो उस बात में सर हिलाती है। गुड, तुम जब तक आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। वो मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोहा के स्कूल जा रहा हूँ उससे मिलने। मगर सुबह के 6 बज रहे हैं इस वक्त। हाँ, मैं पहले जा रहा हूँ ताकि उससे मिल सकूँ। अभी वो अपनी दोस्त के साथ आती है और लेने उसे अब्बू आते हैं। वो अपने मोबाइल उठाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। दुखान अपने कमरे में आते ही दरवाज़ा पूरी जान लगाकर बंद करता है और अपना कोट टाई वॉच उतारकर बेड पर फेंक कर वहीं बेड पर दोनों हाथों से सर थामे बैठ जाता है। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। दुखान, तुम मुझे रोहान ला दो प्लीज़। दुखान, अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करनी चाहिए थी। हर बार लड़का कसूरवार नहीं होता। न जाने क्या क्या और अल्फाज उसके कान में गूंज रहे थे। कभी राबिया को रोना उसके सामने आता, कभी जहरीले जुमले। आह, वो चीख कर खड़ा होता है और जो चीज़ हाथ लगती है उसे उठाकर ज़मीन पर तो कभी दीवार पर मारता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रोहान, तुम्हें भी ऐसे ही मौत दूंगा जैसे मेरी बहन को मिली। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। वो चीखते हुए पूरे कमरे का हाल ही बुरा कर देता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों कहूँ, मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा ताकि तुम्हें भी पता चले कि बहन का दुख क्या होता है। वो खुद ही से कहकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ता है और जब वापस आता है तो उसके हाथ में एक अदद गन होती है। वो गन को बेड पर फेंक कर मुलाजिम को आवाज़ देता है, इलाही बख्श, इलाही बख्श। जी साहब जी। इलाही बख्श किसी बोतल के जिन की तरह हाजिर होता है। ये साफ़ करो अभी मेरे सामने। वो बेड पर रखी नहीं बल्कि फेंकी गन की तरफ इशारा करता है और इलाही बख्श को तो गन देखकर ही पसीने छूट जाते हैं। साहब जी, ये किस लिए? वो थूक निकल कर पूछता है। मैंने कहा साफ़ करो। वो उसके सवाल पर गुस्से से धाड़ता है, जिससे इलाही बख्श पूरा कांप जाता है और जल्दी से आगे बढ़कर कपड़ा लिए गन साफ करता है। जी आप कौन? 13 साला सैफ जब दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने 2 लड़कों को और एक आदमी को देखकर पूछता है, गफ्फार साहब होंगे? एजाज मुस्कुराते हुए पूछते हैं, जी हैं। आप कौन? बेटा, हम उनसे मिलने आए हैं, आप उन्हें बुला दोगे? जी आप अंदर आ जाएं। वो दरवाजे के सामने से हटकर अंदर आने का रास्ता देता है और वो रास्ता मिलते ही अंदर आते हैं। तुम लोग चलो, मैं शूज़ उतार कर आता हूँ, दुखान अहद को कहता है, जिस पर वो दोनों इस बात में सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरी पायल जोड़ सकते हैं? 15 साला सोहा दुखान के सामने अपनी पायल करके कहती है। दुखान, जो अपने शूज़ की लस खोल रहा होता है, उसकी आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखता है। वो मासूम सी लड़की रेड फ्रॉक पहने अपनी पायल हाथों में लिए उसे देखकर कहती है। दुखान को वो लड़की बहुत प्यारी लगती है। वो मुस्कुराता हुआ उसके हाथ से पायल लेता है। जी मैं जोड़ सकता हूँ, मगर इसके बाद आप मुझे इनाम में क्या दोगी? जो आप कहोगे वो जल्दी से उससे कहती है, ये लो, जुड़ गई बस। वो पायल उसके हवाले करके कहता है, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। वो अपनी पायल अपने पाँव में पहनते हुए कहती है, मेरा इनाम? वो अपना हाथ आगे करके कहता है, हाँ ये सही है। वो ठोड़ी पे उंगली रखकर सोचती है, फिर अपने हाथ उंगली से एक रिंग उतार कर उसे देती है और दुखान इसकी स्क्विड से इनाम पर मुस्कुरा देता है। अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करते, हर बार लड़का कसूरवार नहीं होता। दुखान अभी मुस्कुरा ही रहा होता है कि गफ्फार बाहर आते हुए कहते हैं और दुखान की मुस्कुराहट एकदम ही गायब हो जाती है। अहद और एजाज को देखकर लगता है कि वो राबिया को ही ऐसा बोल रहे हैं। अंकल, बेटी आपकी भी है तो किसी की बेटी के बारे में बात करते हुए आपको 100 बार सोचना चाहिए। दुखान तमीज़ से मगर सख्त लहजे में सोहा की तरफ इशारा करके कहता है,
अल्लाह का शुक्र है मैं इसकी तरबियत ऐसी करूँगा कि तुम्हारी बहन की तरह रात के अंधेरे में भाग नहीं रही होगी किसी लड़के के साथ। दुखान का अब यहाँ खड़े होना मुहाल हो गया था। तभी वो शूज़ पहने बगैर लैस बांधे बाहर जाता है और उसके पीछे ही अहद और एजाज भी। राबिया, अब जहाँ बाबा ने कहा है वहाँ चुप होकर शादी कर लो। जितनी इज्जत मिली है ना हमें, बहुत है हमारे लिए। अगर तुमने कोई शोर डाला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अहद और एजाज जब बाहर आते हैं तो दुखान फ़ोन कान से लगाकर गुस्से से कह रहा होता है, मैं मर जाऊंगी दुखान, बकवास बंद करो अपनी और हम शाम तक पहुंच जाएंगे। जब तक अपना मुंह सही करो, वरना फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रोहान ने शादी कर ली है, राबिया बता रही थी, फेसबुक पर देखा था उसने। दुखान अहद को बताता है, जिस पर वो बस खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ जाता है। दुखान गाड़ी में बैठने से पहले एक नज़र पीछे देखता है, जहाँ दरवाजे पर सोहा खड़ी उसे ही देख रही होती है। वो उसे देखकर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और गाड़ी में बैठ जाता है। सोहा, रोहान सोहा के स्कूल के बाहर खड़ा होता है तो उसे आता देखकर फौरन उसे आवाज़ लगाता है, रोहान भाई आप। वो खुश हो जाती है उसे देखकर। कल क्यों नहीं आई थी? मैं कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था यहाँ पर। भाई कल देर से आँख खुली थी तभी छुट्टी करनी पड़ी, वो मासूमियत से कहती है। अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें लाया हूँ, इसमें थोड़ी सी सैफ को भी देना, ओके? वो एक शॉपर उसे देते हुए कहता है। बस एक दूंगी, वो पहले ही बता देती है, जिस पर वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाता है। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये नंबर है मेरे मोबाइल का, जब कभी मेरी याद आए तो मोबाइल में इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है? वो एक छोटा सा कागज़ उसे देते हुए कहता है। भाई आप अब घर नहीं आओगे? नहीं आऊँगा, जब अब्बू का गुस्सा उतर जाएगा ना तब आऊँगा। अच्छा अब तुम जाओ, देखो स्कूल का गेट बंद हो रहा है। वो उसके बैग में चीज़ रखते हुए कहता है। अपना ख्याल रखना मेरी गुड़िया, वो उसे गले लगाकर कहता है, जबकि आंख भी नम हो जाती है और सोहा भी रोने वाली शक्ल बनाकर भाई को देखती है। रोना नहीं है, मैं रोज़ कॉल करूँगा अम्मी के नंबर पे, वो उसे कहता है तो वो भी इस बात में सर हिलाकर स्कूल की तरफ बढ़ती है। और वो जब तक उसे देखता रहता है जब तक वो स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो जाती। तो खान लोग जैसे ही हवेली में पहुंचते हैं तो हवेली में अजब ही मंजर होता है। क्या हुआ है हवेली में, इतना रश क्यों लगा हुआ है? तो खान गाड़ी से उतरकर अपने एक मुलाजिम से पूछता है। वो साहब जी, राबिया बीबी ने छत से गिरकर खुदकुशी कर ली, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। दुखान ये सुनते ही दोबारा गाड़ी में सवार होता है। उसे नहीं पता होता कि उसे अहद आवाज़ दे रहा है, ये कोई और। उसे बस जल्दी से राबिया के पास पहुंचना था। वो तेज़ गाड़ी चलाकर जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो राबिया अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। राबिया कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। वो डॉक्टर को हटाकर खुद उसके पास आता है जो खून में लथपथ होती है। दुखान, रोहान, मैं लेकर आऊँगा रोहान को, तुम सही हो जाओ, मैं वादा करता हूँ। वो उसकी बात सुने फ़ौरन उसका हाथ पकड़े कहता है, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाती है। दुखान पूरा बोल भी नहीं पाती कि उसकी जान निकल जाती है। राबिया, राबिया क्या बोल रही थी? बोलो मुझे राबिया, उठो ना राबिया। वो उसका गाल थपथपाते रोते हुए कहता है, मगर राबिया अब कभी उठ नहीं सकती थी। सॉरी, उनकी हालत देखकर ही मैंने कहा था कि बस ये कुछ मिनट तक जिंदा रह सकती हैं, डॉक्टर उसकी आंखें बंद करके कहते हैं और दुखान वहीं रोता हुआ बैठता चला जाता है। दुखान चले? आहत दुखान के पास आकर कहता है, जो राबिया की कब्र के पास न जाने कब से खड़ा होता है। मैं रोहान को बर्बाद कर दूंगा, वो दांत पीस कर कहता है। दुखान, ये अल्लाह की मर्जी है, आहद उसे समझाता है, जिस पर वो तंजिया हंस देता है। रोहान की मौत भी अल्लाह की मर्जी होगी, मुझे लगता है उसकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी। दुखान, जो हो गया सो हो गया। अब आहद की बात मुकम्मल भी नहीं होती कि दुखान वहाँ से चला जाता है और आहद बस खामोशी से उसके पीछे जाता है। क्या हुआ रोहान, पैसों का इंतज़ाम हुआ? आसिया जो भी ही हॉस्पिटल आई होती हैं, आते ही रोहान से पूछती हैं, जो सोहा के साथ बेंच पर बैठा होता है। नहीं अम्मी, कोई भी इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार नहीं है, सब ने ही मना कर दिया है। वो एक गहरी सांस लेकर मायूसी से कहता है, उसके जितने भी जानने वाले थे वो सबसे पता कर चुका था, मगर कोई भी पैसे देने के लिए राज़ी नहीं हुआ। अब क्या होगा, कैसे करवाएंगे तुम्हारे अब्बू का इलाज? आसिया उसके बराबर में बैठकर रोने लग जाती हैं। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? इस तरह तो आपकी तबीयत ख़राब होगी, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा पैसों का इंतज़ाम। सोहा अपनी माँ के पास आकर उन्हें दिलासा देती है तो रोहान भी उन्हें चुप कराता है। प्लीज़ अम्मी आप रोएं मत, मैं दुकान बेच दूंगा अगर पैसों का। नहीं रोहान, तुम्हारे अब्बू ने पहले ही मना कर दिया है कि दुकान मत बेचना, एक वही ज़रिया है हमारा। आसिया उसकी बात काट कर बोलती है, फिर कुछ याद आने पर सोहा की तरफ मुड़ती है। सोहा, तुम अपने बॉस से बात क्यों नहीं करती? वो भी तो लोगों की मदद करते हैं, उनसे बोलकर देखो, शायद हमारी भी मदद कर दे। हाँ सोहा, तुम बात करो, मैं उनके पैसे लौटा दूंगा आहिस्ता आहिस्ता। रोहान को भी आसिया की बात दुरुस्त लगती है। मगर अम्मी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा उनसे पैसे मांगना। सोहा की पहले ही उससे काफ़ी बार बेइज्जती हो चुकी थी, अगर पैसे मांगे और नहीं दिए फिर और शर्मिंदगी होगी। सोहा, तुम्हारा बाप बीमार है, तुम बात तो करके देखो उनसे, मुझे यकीन है वो मना नहीं करेगा।
आसिया को इसकी बात पर गुस्सा आता है तो मजबूरन सोहा को भी हामी भरनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, मैं बॉस से नहीं मैनेजर साहब से बात करूँगी, वो बॉस के साथ ही होते हैं, वो बता देंगे मुझे कि क्या वो इतने पैसे दे सकते हैं या नहीं। उसे यही सही लगता है। हाँ ठीक है, तुम बात कर लो, जब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रूहान उसे कहता बाहर की तरफ जाता है और सोहा इस बात में सर हिलाकर मोबाइल पर नंबर मिलाती है। इलाही बख्श। हाँ बोलो क्या बात है। इलाही बख्श जो लॉन में पौधों को पानी दे रहा होता है चौकीदार के बुलाने पर कहता है, यार ये साहब को क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों हैं, कोई बात हुई है क्या? मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है, न जाने अस्पताल में ऐसा क्या देख लिया था जो पहले जैसे हो गए। वो पानी का नल बंद करते हुए कहता है, क्या मतलब पहले जैसे हो गए हैं? मैंने तो हमेशा उन्हें नर्म मिजाज ही देखा है। वरना समझी से पूछता है तो इलाही बख्श भी एक गहरी सांस लेकर उससे मुखातिब होता है। तुम्हें बस 1 साल हुआ है इधर नौकरी करते हुए, मैं तो यहाँ न जाने कितने सालों से नौकरी कर रहा हूँ। खैर अब तुम भी मिल लोगे पुरानी दुकान से। वो हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, मतलब कैसे थे साहब? बचपन से लेकर 20 साल तक तो ऐसे ही थे जैसे तुमने देखा है, मगर इसके बाद 5 साल वो ऐसे रहे, लगता नहीं था कि ये वही दुकान दुर्रानी है। और अब 1 साल बाद वही दुकान दुर्रानी फिर आ गया है। पहले वाला दुकान दुर्रानी नर मिजाज, खुश अखलाक, हर किसी की इज्जत करने वाला था। जब कोई फ़कीर सामने आता तो जेब में जितने पैसे होते सारे निकाल कर दे देता था। मगर फिर ऐसा हादसा हुआ कि जिसने उसे बदल कर रख दिया। और फिर ऐसा दुकान सामने आया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हर वक्त गुस्से में रहने वाला, चिड़चिड़ा सा, बदतमीज़। जब कोई गलती करता तो ये नहीं देखता कि सामने वाला बड़ा है या छोटा, उसे बस सज़ा देनी होती है। अपने बाप तक को नहीं छोड़ता था। और अब वही दुकान दोबारा वापस आ गया है। न जाने अब आगे क्या होगा। वो दुकान के बारे में सब बताकर उसका मुंह देखता है, जिससे डर साफ जाहिर हो रहा था। और ऐसा दुकान दुर्रानी को बदले ने क्या बनाया था? उसे बस बदला लेना था अपनी बहन के कातिल से। फिर शायद उसे छोड़ दिया था, तभी तो वो सही हो गया था। और अब मुझे लगता है वो बदले का जुनून अब दोबारा जाग उठा है। तो क्या मुझे भी सज़ा देंगे? उसे बस अपनी फिक्र होती है। हाँ, अगर वो बाहर से गाड़ी में आए और तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो शायद गाड़ी तुम्हारे ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। वो संजीदगी से कहकर उसका चेहरा देखता है। अब ऐसे भी नहीं है। वो अपने डर को छुपाकर बेपरवाह सा कहता है, चलो देख लेना, अभी मैं चलूँ, साहब से खाने का पूछता हूँ, अगर बगैर खाना खाए सो गए तो मेरी खैर नहीं। वो वहाँ से जाते हुए कहता है और चौकीदार जल्दी से दरवाजे के पास आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है कि अगर कहीं दुकान को जाना हो तो दरवाज़ा वक्त पर खोल सके। दुकान अपने कमरे में अंधेरे करे सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठा न जाने कितनी देर से कितनी ही सिगरेट फूंक चुका था। अब भी हाथ में एक सिगरेट मौजूद थी और उसका कमरा लातादार सिगरेट के धुएं से भर चुका था। मगर वो सामने टेबल पर टांगे रखे ऐसे बैठा था जैसे कमरे में सिगरेट का धुआं नहीं, धुंध हो। कमरे में जहरी सिगरेट की फैली बदबू माहौल को और बुरा कर रही थी। और वो ऐसे रिलैक्स बैठा था जैसे गुलाब की खुशबू में बैठा हो। वो पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच रहा था कि उसे पता ही न चला सिगरेट ख़त्म हो चुकी है। वो तो सिगरेट की आखिरी चिंगारी उसकी उंगलियों की पोर में लगी तो जलन की शिद्दत से उसे एशट्रे में फेंक कर दूसरी सिगरेट को होंठों में दबाए लाइटर की मदद से उसे जलाता है। साहब जी खाना लाऊं? इलाही बख्श कमरे में जैसे ही आता है तो सिगरेट का धुआं उसकी आंख और गले में जाता है। तो वो खांसता हुआ ही उससे पूछता है, मेरे कमरे में बगैर पूछे कैसे आए? वैसे ही आंखें बंद करे, उसके सवाल को इग्नोर करे सवाल करता है। और वो तो भूल ही गया था कि अब ये वो दुकान नहीं रहा जिसके कमरे में जब चाहे मुँह उठाकर आ जाता था। वो साहब जी किसकी इजाज़त से आए हो? वो एक झटके से उठता, चीख कर बोलता है, माफ़ी छोटे साहब, अब दोबारा गलती नहीं होगी, दफ़ा हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ अपनी शक्ल मत दिखाना। दुकान वैसे ही चीख कर कहता है और इस्बात में सर हिलाता जल्दी से बाहर जाता है। एक दुकान गुस्से में था और दूसरा उसका इस कमरे में खड़े रहना मुहाल हो गया था। उसके जाने के बाद दुकान बैठता ही है कि उसका मोबाइल रिंग करता है, जिसे उठाकर वो कान से लगाता है। जी बोले कय्यूम साहब। सर आज आप आए नहीं ऑफिस, मैंने बात करनी थी आपसे। फ़ोन में से कय्यूम साहब नरम लहजे में कहते हैं। कय्यूम साहब मैं ऑनर हूँ कंपनी का, तो जब चाहे मैं आऊँ और जब चाहेगा नहीं आऊँगा, ये मेरा मसला है। आप कोई नहीं होते मुझसे पूछने वाले, जो बात करनी है वो करें मुझसे। वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहता है, जिस पर कय्यूम साहब हैरानी के साथ शर्मिंदा भी होते हैं। जी सर, आगे से ध्यान रखूँगा। गुड, अब बताएं क्या बात है? सर मिस सोहा की कॉल आई थी, उनके वालिद की ऑपरेशन के लिए 20 लाख चाहिए, तो वो कह रही थी कि आपसे पूछ लूँ, अगर आप कहें तो। मैं कोई ज़रूरत नहीं है देने की, मना कर दो। वो कहते ही फ़ोन बंद कर देता है। पैसे चाहिए, बाप बीमार है। मेरी बहन को क्या कुछ बोला था, अब जब खुद पर पड़ी तो मैं याद आ गया। वो माथे पे बल डाले खुद से ही कहता है, अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करते, हर बार लड़का कसूरवार नहीं होता है। बड़े आयब। वो उनकी नकल उतारता फिर एकदम ही किसी ख्याल से चुप होता है। बेटी तरबियत, सोहा भी तो बेटी ही है,
क्यों ना। वो कुछ सोचकर मुस्कुराता है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। वाह दुखान दुरानी, तुम तो बहुत ही तेज हो। तुम्हें तो शैतान होना चाहिए था। वो खुद को ही सहारता है और जल्दी से मोबाइल उठाकर नंबर मिलाता है। हेलो कयूम साहब, सोहा को कहें कि कल मेरे ऑफिस में आकर खुद मुझसे बात करे। जी ठीक है सर। कयूम साहब के जवाब मिलते ही वो फ़ोन काट देता है। सॉरी सोहा डार्लिंग, तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। रूहान का बदला उसकी जान से, प्यारी बहन से। हा हा हा। वो एक गहरा कश लगाता हंसता हुआ पीछे सोफे से टीक लगाकर बैठ जाता है। गेम स्टार्ट रूहान गफ्फार। वो हवा में क्रॉस का निशान बनाता है। अब न जाने क्या क्या सोचा था उसने। सोहा, बात की तुमने अपने बॉस से? आसिया रोटी बनाते हुए पूछती हैं, जो बर्तन धो रही होती है। वो दोनों कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से आए होते हैं। जी की थी बात। सर ने कहा कि सोहा से कहो मुझसे खुद बात करे। वो प्लेट को धोते हुए कहती है, मुझे लगता है वो दे देंगे। वैसे तुम भी थोड़ी मजलूम सी शक्ल बना लेना। अगर उनका इरादा नहीं हुआ ना देने का तो तुम्हारी शक्ल देख कर ही दे देंगे। आसिया रोटी हॉट पॉट में रखते हुए कहती हैं, अम्मी मैं कुछ नहीं करूँगी, बस तमीज़ से जाकर कह दूंगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो जल्दी से कहती है, सोहा तुम्हारे अब्बू को 2 दिन का वक्त दिया है। अगर इन 2 दिनों में बाईपास नहीं हुआ ना तो उनका बाईपास करना मुश्किल हो जाएगा। वो उसे प्यार से समझाती हुई कहती हैं, अम्मी बैठे इधर। वो उन्हें कुर्सी पर बिठाती है। अम्मी, अगर मैं इंसान की जगह अल्लाह से मदद मांगूं, जिसने परेशानी दी है उसी के पास जाऊं कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतज़ाम कर दें, तो क्या वो नहीं करेगा? वो जब देखेगा कि मेरा बंदा मेरे पास आया है एक आस लेकर, तो क्या वो मुझे मायूस करेगा? और बात रही बॉस की, तो मैं उनके पास जाऊंगी, पैसे भी मांगूंगी, मगर मिन्नत और मजलूम शक्ल बस अल्लाह के सामने बनाऊंगी। क्या पता अल्लाह ने बॉस को ही हमारा वसीला बनाया हो। वो आसिया को समझाती है तो आसिया भी समझकर इस बात में सर हिलाती हैं। वो सही तो कह रही थी, अल्लाह से ही मांगना चाहिए, भले वो घर का नमक ही क्यों ना हो। फिर उसके ऊपर है कि वो किसको और कैसे वसीला बनाता है। अच्छा चलो खाना खा लो तुम, फिर सो जाना, सुबह ऑफिस भी जाना है। वो वहाँ से उठते हुए कहती हैं तो वो भी खड़ी होकर उनकी मदद करती है। बाबा आप कब आओगे वापस? मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। सफ़ा वीडियो कॉल पर रूहान से कहती है, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ आप दोनों को बेटा, मगर अब मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन आप लोगों को अपने पास ज़रूर बुला लूँगा। बाबा आप मामा से नाराज़ हैं? सफ़ा कश्यप की तरफ देखकर रूहान से पूछती है, जिस पे कश्यप के हाथ रुक जाते हैं जिनसे वो अहमर को खाना खिला रही होती है। और रूहान पहले चुप फिर मुखातिब होता है, नहीं बेटा मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस आपकी मामा ने मुझे बहुत हर्ट किया है। बस ये कहना था कि कश्यप फ़ौरन सफ़ा के हाथ से मोबाइल ले लेती है। रूहान मैं बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ रही हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो इतनी मासूमियत से कहती है कि रूहान के चेहरे पर एकदम ही मुस्कुराहट आ जाती है। मैं आपका वेलकम करूँगा एयरपोर्ट पे, मगर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, बच्चों के स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं ताकि बच्चों को वहाँ एडमिशन लेने में कोई परेशानी ना हो। वो भी सही थी तो रेहान भी इस बात में सर हिलाता है। अंकल की तबीयत कैसी है अब? अभी ठीक नहीं है, दुआ करो बस। रूहान अपने बाप को देखकर कहता है जो लेटे होते हैं, अल्लाह सेहत दे उन्हें। अरे सफ़ा बात तो करने दो। कश्यप अभी बोल ही रही होती है कि सफ़ा फ़ौरन उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है। बाबा मेरी दादू से बात कराए ना। रूहान उसकी बात पर एक नज़र गफ्फार को देखता है जो आंखें बंद करे लेटे होते हैं। वो हाँ में सर हिलाता गफ्फार के पास जाता है। अब्बू? वो हाथ से उन्हें उठाता है। हाँ क्या हुआ, क्यों आए हो? वो आंखें खोले बेजारी से कहते हैं, अब्बू आपकी पोती आपसे बात करना चाहती है। वो मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके सामने करके कहता है, जिसमें सफ़ा गफ्फार साहब को देखकर खुशी से हाथ हिलाती है। अस्सलामु अलैकुम दादू, कैसे हैं आप? मैं सफ़ा रूहान गफ्फार। ये पूरा नाम उसे कशफ नहीं लेना सिखाया था। जब भी वो किसी को अपना नाम बताती यही बताती थी। गफ्फार सफ़ा को देखकर उठ बैठते हैं और मुस्कुराते हुए उसके हाथ से मोबाइल लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो मेरी गुड़िया? गफ्फार साहब को ऐसे बोलता देखकर रूहान दिल से खुश होता है, उसे थोड़ा सुकून होता है। दादू आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप दादू के पास आओगी तो दादू और ठीक हो जाएंगे। जी दादू हम आएंगे। दादू ये अहमर से बात करें, मुझसे मोबाइल छीन रहा है। वो अहमर को गुस्से से घूरती हुई उसे मोबाइल दे देती है। दादू आप तैश हैं, आप ठीक हो? वो भी अपनी बहन की तरह पूछता है तो गफ्फार साहब खुशी से रूहान को देखते हैं। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह ही बातें कर रहा है। उन्हें अभी कुछ याद नहीं होता कि वो रूहान से नाराज़ हैं। उनकी तो आधी बीमारी बच्चों से बात करके ही ख़त्म हो जाती है। और रूहान अपने बाप को खुश देखकर मुस्कुरा देता है। अब न जाने कब तक दादा और पोते की बातें चलनी थी। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दुखान के ऑफिस के दरवाज़ा खोले सर निकाल कर पूछती है और दुखान जो उसी के इंतज़ार में होता है उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन इजाज़त दे देता है। आ जाए मिस सोहा, बैठे और बताएं क्या बात करनी थी आपने मुझसे? वो उसके अंदर आने पर कुर्सी की तरफ इशारा करके कहता है, सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद? मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? वो पीछे कुर्सी से टेक लगाकर पूछता है।
सर वो दरअसल बात ये है कि मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा है कि उनके बाईपास कराना होगा, जिसके लिए 20 लाख की ज़रूरत है। मगर सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनका इलाज करवा सकें। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरी मदद कर दें। मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूँगी। वो उम्मीद भरी नज़रों से देखकर बोलती है, जो बड़े गौर से उसकी बात को सुन रहा होता है। अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करते हर बार लड़का कसूरवार नहीं होता। उसकी बात सुनने के बाद हर बार की तरफ उसके कानों में वही जहरीला जुमला गूंजता है, जिसे वो मुट्ठी बंद करे अपना गुस्सा जब्त करता है। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर वो कुर्सी से उठकर उसके सामने आकर कहता है, अल्फाज अधूरे ही छोड़ देता है। मगर क्या सर? वो जो उसकी बात पर खुश हो गई थी, लफ्ज़ मगर सुनकर नसमझी से खड़ी होकर पूछती है, मगर ये कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। वो उसके ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेते हुए खबासत से कहता है, और सोहा उसकी बात और नज़र का मफहूम समझकर गुस्से में आ जाती है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी घटिया बात करने की? आपको शर्म आनी चाहिए किसी मजबूर लड़की का फ़ायदा उठाते हुए। वो गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है। बस कमी थी तो एक थप्पड़ मारने की, इसमें शर्म सी कौन सी बात है? मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको भी मेरी, आप जिसकी भी मदद करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं। वो उसकी बात काटे सख्त लहजे में कहती है, अरे नहीं नहीं, बस आप सही। आप हैं भी इतनी खूबसूरत तो बंदा क्या करे। एक मिनट, आप कहीं मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं ले रही? वो उसे देख कर पूछता है। आपकी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो अब भी गुस्से में कहती है, अरे मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रही हैं, मैं तो आपसे निकाह करना चाहता हूँ। वो टेबल से अपने कमर लगाकर सीने पर हाथ बांधे कहता है, अच्छा, जब ऐसे बात नहीं बनी तो आप इस पाक रिश्ते का सहारा ले रहे हैं। अरे आपको तो शर्म, बंद करो अपनी बकवास। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसी घटिया हरकत करूँगा? तुमने क्या अपने वो उसकी बात काटे गुस्से में उसके करीब होकर कहता बात अधूरी ही छोड़ देता है, और सोहा उसके गुस्से से कहने पर 2 कदम पीछे होती है। वो नाजुक सी लड़की उसके बुलडोज़र के सामने बोलती ही बंद हो जाती है। बोलो, निकाह करोगी मुझसे? ये निकाह बस कागजी होगा, मैं तुमसे कोई मुतालबा नहीं करूँगा। वो उसे यूं डरता देखकर थोड़ा नर्म लहजे में कहता है, तो सोहा भी थोड़ा संभल कर दोबारा अपने माथे पर बल आते ही, ताकि वो उसे कमज़ोर न समझे, मगर आप मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं? जैसे तुम्हारी मजबूरी है वैसे मेरी भी मजबूरी है। वो फिर से अपनी कमर पीछे टेबल से लगाए कंधे उचकाए कहता है, आप तो किसी को भी खरीद कर उससे निकाह कर सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? उसे समझ नहीं आती भला उसकी क्या मजबूरी हो सकती है। तुम्हें भी तो खरीद रहा हूँ। वो उस पर तंज करके मुस्कुराता है तो सोहा शर्मिंदा सी हो जाती है। मैं तुम्हें 6 महीने बाद छोड़ दूंगा। ये रिश्ता कागजी होगा और आर्जी भी। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम मुझसे निकाह किया है। ये बात मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। वो उसे शर्मिंदा देखकर और मजीद बताता है, अगर मैं निकाह न करूं तो आप मुझे पैसे नहीं देंगे? वो उससे पूछती है, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाता है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखें अपने पैसे। वो गुस्से से कहती बाहर की तरफ कदम बढ़ाती है। अगर तुम मुझसे निकाह करती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उससे तुम्हारे अब्बू का इलाज भी हो जाएगा, और तुम तो बेटी हो, अपने बाप के लिए इतना तो कर ही सकती हो। वो उसे जाता देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, खुशकिस्मत हो जो मजबूरी में भी इतना अमीर और खूबसूरत शौहर मिल रहा है। उसके रुकने पर वो मजीद कहता है, लानत भेजती हूँ मैं ऐसी दौलत और हसीन शौहर पर। वो गुस्से से कहती बाहर चली जाती है, और दुखान मुस्कुराता हुआ एक गहरी सांस लेकर अपनी चेयर पर आकर बैठता है। जो तू रस जानिए दिल ये टट जानिए। अरे नहीं, ये गाना सूट नहीं कर रहा। वो कौन सा गाना था यार? वो गाना गा के बीच में ही छोड़कर दूसरा गाना सोचता है, हाँ ये वाला, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे। वो हंसता हुआ कुर्सी को झूले देते हुए गुनगुनाता है, अब तुम्हें अपनी बदतमीजी का भी हिसाब देना होगा सोहा गफ्फार। वो चेहरे पर सख्ती लाकर कहता है और फिर मुस्कुरा देता है। गेम स्टार्ट डियर सोहा। कौन है? आ रही हूँ, सब्र करो। आसिया जो सहन में बैठी सब्जी काट रही होती हैं, दरवाज़ा बजने पर सब्जी छोड़े उठती हुई कहती हैं, सोहा इतनी जल्दी आ गई तो? वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने सोहा को देखकर हैरानी से पूछती हैं, और सोहा उन्हें जवाब दिए बगैर एक नज़र देखकर उनके साइड से निकलती अपने कमरे की तरफ जाती है। सोहा क्या हुआ है? सोहा बताओ तो। वो भी दरवाज़ा बंद करे उसके पीछे आती हैं, मगर उस तक पहुंचने से पहले ही वो कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देती है। वो कमरे में आते ही अपनी चादर और बैग को उतारकर ज़ोर से बेड पर पटकती है, और फिर वहीं बेड पर बैठे दोनों हाथों मुंह पर रखे रोने लग जाती है। उसे आज पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। उसे दुखान से ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों गई वहाँ। न वो जाती और ना ही वो कोई ऐसी बात करता। सोहा बेटा, कोई बात हुई है, बताओ तो। सोहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। सोहा को मुसलसल आसिया की आवाज़ आती है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती कि उनका सामना करे। उसे खुद से शर्म आती है कि दुखान दुर्रानी उसके बारे में ऐसी घटिया सोच रखता है।
वो आसिया को जवाब देने के बजाय अपने आंसू साफ करे वॉशरूम में जाती है और वहां जाकर बेसन के सामने खड़े होकर अपने आप को शीशे में गौर से देखती है। गोरी साफ शफाफ रंगत, जिस पर एक धब्बा भी नहीं, मुड़ी हुई पलकें, गुलाबी पंखड़ी जैसे खूबसूरत होंठ, ब्राउन बड़ी आंखें, काले लंबे बाल। वो थी भी तो इतनी ही खूबसूरत जो एक बार देखे देखता रह जाए। आप जिसकी भी मदद करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं? अरे नहीं नहीं, बस आपसे ही। आप हैं भी तो इतनी खूबसूरत, तो बंदा क्या करे? उसके कान में दुखान के अल्फाज गूंजते हैं, जिस पर वो गुस्से से नल खोले अपने मुंह पर पानी की छींटे मारती है। मैं अपना चेहरा तुम्हारी गंदी नज़रों से पाक करूंगी दुखान दुर्रानी, वो अपना चेहरा साबुन से मलते हुए कहती है और न जाने कितनी बार मुंह धो लेती है। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो अपने चेहरे से कोई गंदगी चीज़ साफ कर रही हो, और वो गंदी चीज़ दुखान की नज़रें थी। उसे अब भी अपने चेहरे पर उसकी नज़रें महसूस हो रही थी, जिस पे वो मुसलसल पानी बहा रही थी। अम्मी क्या हुआ है, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? रूहान जो अभी बाहर से आता है तो आसिया को सोहा के कमरे के बाहर टहलता हुआ देखकर उनके पास आकर पूछता है, रूहान अच्छा हुआ तुम आ गए। पता नहीं सोहा को क्या हुआ है, दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। ऑफिस से आते ही अपने कमरे में चली गई, उसकी आंखें बता रही थी कि वो रोई है। आसिया रूहान को परेशानी से कहती है, अच्छा रुके मैं बात करता हूँ उससे, आप परेशान ना हो। वो आसिया को दिलासा देकर सोहा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। सोहा सोहा दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है? सोहा। रूहान की आवाज़ सुनकर सोहा अपना चेहरा उठा के शीशे में सामने देखती है। उसकी आंखें रोने के बाइस लाल और सूज गई थी, जबकि चेहरा मुंह धोने के बाइस गीला हो रहा था। वो जल्दी से अपना मुंह दुपट्टे से साफ करती बाहर आती है। सोहा बेटा दरवाज़ा खोलो। वो बोलता ही है कि सोहा दरवाज़ा खोल देती है तो आसिया भी उसके सामने आ जाती हैं। सोहा क्या हुआ है, तुम रोई हो? रूहान उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहता है तो सोहा दोबारा से रोने लग जाती है। भाई पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ, वो नजरें नीची करके कहती है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, हो जाएगा पैसों का इंतज़ाम भी। तुम रो तो मत, देखो ऐसे करोगी तो अम्मी की भी तबीयत ख़राब होगी। तुम चाहती हो कि अम्मी भी बीमार हो जाएं। उसे प्यार से समझाता है, जिस पर सोहा मासूमी से नफ़ी में सर हिलाती है। तो बस फिर रोना बंद करो और तैयार हो जाओ, अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें। वो उसके आंसू साफ करता है तो सोहा भी इस बात में सर हिलाती है। गुड, जब तक तुम तैयार हो तब तक मैं भी कपड़े तब्दील कर लेता हूँ। रूहान उसे कहता अपने कमरे की तरफ जाता है। सोहा सच बता, बस यही बात है ना, कोई और बात तो नहीं है? आसिया को यकीन नहीं आता तो वो सोहा से पूछ ही लेती हैं। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब्बू के लिए परेशान थी तभी रोना आ रहा था। वो उनसे झूठ बोल देती है। अच्छा ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। वो उसे कहती सहन में जाती हैं और सोहा वापस कमरे में आकर बेड पर गिरने के अंदाज में लेटती है। अगर मैं भाई को बता देती कि मुझे बॉस ने क्या कहा है तो भाई उसका हशर नशर एक कर देते। वो खुद ही बड़बड़ाती है कि तभी उसका मोबाइल रिंग होता है तो वो उठकर मोबाइल उठाती है। ये किसका नंबर है? वो सामने अनजान नंबर को देखे सोचती है, फिर किसी ख्याल से उठा लेती है। बड़ी देर कर दी कॉल उठाने में मैनेजर साहिबा। वो फ़ोन में से दुकान की भारी आवाज़ सुनकर सोहा का गुस्सा ही आ जाता है। जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? अरे अरे, क्या हो गया है मैनेजर साहिबा? मैं आपका बॉस हूँ, आप मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकती, वरना मैं आपको इस जॉब से निकाल भी सकता हूँ। मगर आप फिक्र न करें, मैं आपको कभी जॉब से नहीं निकालूंगा। उसे सोहा की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर फिर भी गुस्सा जब्त करके मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर को मजबूरी थी उसकी। आप क्या मुझे जॉब से निकालेंगे? मैं ही आपकी जॉब छोड़ती हूँ। मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है ऐसे हवसप्रस्त इंसान की कंपनी में जॉब करने की, जो मजबूर लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। उसे खुद पता नहीं होता वो गुस्से में क्या क्या बोल गई है। वो तो दुखान के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एकदम चुप हो जाती है। अपनी ज़बान संभाल कर बात करें मिस सोहा, ये ना हो कि कल आपको इसी हवसपरस्त इंसान के पास आना हो मदद मांगने। मैं नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। तो बेहतर होगा आप अपने दिमाग से बात निकाल दें और अपने लिए कोई और ढूंढ लें। वो भी सख्त लहजे में कहती है, अगर आप मेरे पास मदद मांगने आएंगी तो इस बार डील में मज़ीद इजाफा होगा। वो उसकी बात को इग्नोर करके मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं आऊँगी और मैं आपकी जॉब भी छोड़ रही हूँ। वो कहते ही कॉल काट देती है। मेरा फ़ोन काट दिया, दुखान दुर्रानी का फ़ोन काट दिया। चलो कोई नहीं, अपने लिए ही सज़ा के पहाड़ बना रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो मोबाइल को अपने हाथ में घुमाते हुए पीछे कुर्सी से टेक लगाता कंधे उचकाकर बोलता है, चलो अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो कुछ सोचकर पीछे हैंग कर अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ जाता है। पता नहीं वो क्या करने वाला था। सोहा, तुम्हें पता है रोहान के बच्चे बिल्कुल रोहान पर हैं, और अहमद तो वो तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, दिल चाहता है बस उसकी बातें सुनता रहूं। गफ़ार हंसते हुए सोहा को बताते हैं तो सोहा के साथ वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर मुस्कुरा जाते हैं। गफ़ार ने भी रोहान को माफ़ कर दिया था, बेटा था कब तक नाराज़ रहते। जी अब्बू, मगर सफ़ा मेरे पर है, अम्मी ने कहा था कि मैं भी सफ़ा की तरफ थी। वो जल्दी से कहती है, हाँ भाई सफ़ा सोहा पर गई है, सोहा भी बचपन में ऐसी ही थी। आसिया रोहान के मोबाइल में सफ़ा की तस्वीर देखते हुए कहती हैं, रोहान तुम अब जल्दी से अपनी बीवी बच्चों को बुला लो, बस अब सब्र नहीं होता।
जी अब्बू, वो लोग जल्दी आ जाएंगे। मैंने कहा था कश्यप को कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने की कोशिश करे। वो अपने बाप की बेचैनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है और सोचता है कि चलो शुक्र, अब्बू ने माफ़ तो कर दिया। अब्बू, मुझे लगता है अहमद आपके पास ही रहा करेगा। देखा नहीं कैसे अब्बू से बातें कर रहा था। सैफ अपने बाप को टांगे दबाते हुए कहता है। रोहान और सैफ गफ्फार की टांगे दबा रहे थे। सोहा अपने बाप को सेब की स्लाइस काट कर दे रही थी, जबकि आसिया सामने ही सोफा पर बैठी रोहान के बच्चों की तस्वीरें देख रही थी। हाँ तो दादा हूँ, दादा पोतों में तो वैसे ही बहुत प्यार होता है। वो थोड़ा फ़ख्र से कहते हैं तो सब मुस्कुरा देते हैं और सोहा शुक्र अदा करती है कि उसकी फैमिली दोबारा पहले जैसी हो गई है। सब खुश हैं, मगर वो एक आने वाले तूफान से अनजान थी। आज कैसे याद कर लिया मुझे दुखान दुर्रानी ने। बस कभी कभी डॉक्टर से भी काम पड़ जाता है। वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। कभी बगैर काम के भी याद कर लिया करो, हर वक्त काम काम। कभी दादी की तबीयत के लिए आते हो, कभी अंकल की। वैसे दादी अब कैसी हैं? वो उस पर तंज करता है। डॉक्टर समद दुखान का क्लास फेलो था। मैट्रिक तक तो दोनों साथ ही थे, फिर आगे समद ने डॉक्टर बनना था तो उसने कोई और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, मगर दोनों में दोस्ती अभी तक कायम थी। बहुत कम। हाँ, अल्लाह का शुक्र है दादी बिल्कुल ठीक हैं। तुम वो सुनो जिस काम से मैं आया हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? वो आंखें घुमाकर काम पर जोर देकर बोलता है। तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई हार्ट पेशेंट है? वो थोड़ा उसकी तरफ झुककर पूछता है। हमारे हॉस्पिटल में तो बहुत से हार्ट पेशेंट हैं, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? गफ्फार, गफ्फार नाम है पेशेंट का। वो जल्दी से बोलता है। अच्छा, गफ्फार साहब की बात कर रहे हो? हाँ, वो डॉक्टर आरिफ के पेशेंट थे, मगर अभी कुछ दिनों से वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं तो मैं ही उनका इलाज कर रहा हूँ। उनके बाईपास होना है, मगर उनकी फैमिली के पास पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। और तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो है नहीं जो हज़ारों में काम हो जाए। इधर ये उसूल है कि पहले पैसे जमा कराओ, फिर आगे इलाज होगा। वो याद आने पर बोलता है। हाँ ये तो है। वो इतना कहकर सोचता है कि इससे बात कैसे करे। वैसे वो कौन है तुम्हारे? वो उससे पूछता है, जिस पर वो मुस्कुरा देता है। वो मेरे होने वाले ससुर हैं। क्या? तुम्हारे ससुर हैं? तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, तुम बस मेरा एक काम कर दो। वो नफ़ी करके अपने मतलब की बात करता है तो समद भी सर हिलाता है। हाँ कहो, क्या बात है? मेरे बस में हुआ तो ज़रूर करूँगा। वो दरअसल गफ्फार साहब का जो बेटा है ना, वो नहीं चाहता कि वो ठीक हो। अगर उनकी डेथ हो गई तो सारी जायदाद उसके नाम होगी, तभी वो उनके इलाज के पैसे नहीं दे रहा, जबकि उसके पास पैसे हैं। दुखान इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि कोई कह ही नहीं सकता कि झूठ बोल रहा है। उफ, कैसा बेटा है, जायदाद के लिए बाप को मार रहा है। हद है वैसे। समद को रोहान पर गुस्सा आता है। उसने कहा ही ऐसे था कि बंदे को गुस्सा आ ही जाए। अब तुमने मेरा ये काम करना है कि तुमने उन्हें जाकर कहना है कि कल तक पैसों का इंतज़ाम करो, वरना आपके अब्बू को कुछ भी हो सकता है। पर ऐसा करने से क्या होगा? उसे समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसा करने से उनकी बेटी यानी मेरी होने वाली बीवी मेरे पास आएगी पैसे लेने। अच्छा अच्छा दुखान, मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। वह दुखान की बात काटकर मुस्कुराते हुए कहता है, जिस पर दुखान भी मुस्कुरा देता है। अच्छा फिर बताओ क्या समझ गए हो? वो आईब्रो उठाकर पूछता है, जिस पर समद भी मुस्कुराकर बताता है। तुम उस लड़की को पसंद करते हो और तुम चाहते हो कि वो तुमसे पैसे मांगने आए और तुम उसकी मदद करके उसके दिल में अपनी जगह बना लो, राइट? उसने किसी हद तक अंदाज़ा सही लगाया था तो दुखान भी उसको इसी के अंदाज में रहने दिया। वाह क्या अंदाज़ा लगाया है। अब तुम मेरा काम कर देना। हाँ कर दूंगा, बल्कि अभी जाकर उनकी जो मशीन लगाई है तो दिल की धड़कन तेज़ कर देता हूँ। वो भी उसी का दोस्त था। हाँ जो करना है करो, बस वो मेरे पास आनी चाहिए। वो खड़ा होकर अपना कोट दुरुस्त करता पैंट की जेब में हाथ डालता है। अगर तुम कहो तो मैं उसे कह भी देता हूँ। नहीं तुम कुछ नहीं कहना, वो खुद ही आ जाएगी। वो नफ़ी में सर हिलाता कहता है, चलो ठीक है। अच्छा उनका बेटा भी सही है ना? वो बोलकर उसे देखता है, जिस पर वो हंसता हुआ इस बात में सर हिलाता है। मुझे पहले ही लगा था, क्योंकि वो ऐसा लगा ही नहीं मुझे। मुझे तो बहुत खिदमत कर रहा था अपने बाप की। अच्छा छोड़ो, अब मैं चलता हूँ, तुम याद से मेरा काम कर देना। वो कहकर अपने मोबाइल टेबल से उठाता बाहर की तरफ जाता है और समद उसके जाते ही मुस्कुराता है। उसकी शान में एक फ़िक्रा बोलता है, दुखान दुर्रानी जैसा शैतान कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये बंदा वो कुछ करता है जिसकी खबर अगले बंदे के फरिश्तों को भी नहीं होती। न जाने ये बंदा क्या चीज़ है। सोहा तुम चलो, मैं आता हूँ। रोहन सोहा को बाहर जाने का कहकर गफ्फार के कमरे में जाता है और सोहा इस बात में सर हिलाती हॉस्पिटल की सीढ़ियों की तरफ जाती है। वो सीढ़ियों की तरफ आता ही है कि उसे सीढ़ियों पर दुखान खड़ा नजर आता है, जो उसकी तरफ पीट करे खड़ा फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा होता है। वो पहले हैरानी, फिर उसकी पुश्त को नफरत से देखकर सीढ़ियाँ उतरती है। हाँ बस डील फाइनल। वो बात करते ही जैसे ही मुड़ता है तो सामने सोहा को सीढ़ियों से उतरता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो जल्दी से कॉल काटकर उसके सामने हाथ करे उसका रास्ता रोके खड़ा हो जाता है, जिस पर सोहा पहले उसके हाथ और फिर उसे कहर भरी नज़रों से देखती है। जहे नसीब, आपका गुस्सा, उफ।
वो मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके कहता है, रास्ता छोड़ो मेरा। उसे इसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है तो वो सख्त लहजे में कहती है, और अगर ना छोड़ूं तो? वो उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखे पूछता है, जिस पर सोहा 2 सीढ़ियाँ ऊपर होती है। पापा पीछे हटे वरना मैं शोर मचा दूंगी, वो उसकी नज़रों से घबराते हुए कहती है। मचा दो, मुझे क्या? वो पैंट की जेबों में हाथ डाले एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर कंधे उचकाता है, जिस पर सोहा घबराकर एक सीढ़ी और ऊपर होती है। देखिए मेरा रास्ता छोड़ दें वरना वरना अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करती है। वरना क्या करोगी तुम? वो मुस्कुराता हुआ एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ता है, जिस पर सोहा का सब्र जवाब दे देता है, और चटाख सोहा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से उसके दाएं गाल पर थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ इतनी जोर का था कि दुखान का मुंह ही दूसरी तरफ झुक जाता है। वो अपने गाल पे हाथ रखे हैरानी और बेयकीनी से आंखें फाड़े सोहा को देखता है। उसे कहाँ तवक्को थी सोहा उसे थप्पड़ की, और सोहा बेचारी हैरानी से मुंह खोले अपना हाथ देखती है। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मम्मा मैंने कहा था कि मुझे तंग मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। सॉरी, वो घबराती जल्दी से कहती। उसको ऐसे ही हैरान छोड़कर उसके साइड से निकलती है कि वो गुस्से में उसका बाजू दबोचकर अपनी तरफ खींचता है। तो वो शुक्र था कि वो दोनों जहाँ खड़े थे वहाँ कोई था नहीं, वरना तो दुकान की इज्जत का जनाजा ही निकल जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम जानती भी हो तुमने किसको थप्पड़ मारा है? वो आंखों में गुस्सा लिए इतनी जोर से उसका बाजू दबोचता है कि अपनी तरफ खींचता है कि सोहा को उसकी उंगलियां अपने बाजू के अंदर दबती हुई महसूस होती हैं। छोड़े मेरा हाथ, अभी तो बस थप्पड़ मारा है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो जूती भी उतार लूंगी। वो उससे ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़ावा कर गुस्से से कहती वहाँ से चली जाती है, और दूखान गुस्से से उसकी पुश्त को तकता रह जाता है। इस थप्पड़ का बदला भी तुम्हें चुकाना होगा सोहा गफ्फार। तुम्हारी ज़िंदगी मैंने जहन्नम नहीं बना दी तो मेरा नाम भी दुखान दुर्रानी नहीं। वो गुस्से में कहता खुद भी अपनी मंजिल की तरफ जाता है। सोहा जब बाहर आती है तो रोहान कार के बाहर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा होता है। कार गफ्फार की ही थी जो उसके बीमार होने की वजह से घर में खड़ी रहती थी। अब जबकि रोहान आ गया था तो वो रोहान के इस्तेमाल में आ गई थी। सुहा कहाँ रह गई थी तुम मुझसे पहले बाहर आने के लिए निकली थी और देखो अब पहुंच रही हो। रोहान जो खुद को लिफ्ट में आया होता है सुहा को आता देखकर उसे डांटता है। भाई वो एक आंटी थी, उन्हें मदद चाहिए थी तभी मैं उनकी मदद कर रही थी। वो घबराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है मगर तुम कपकपा क्यों रही हो? तुम्हें बुखार तो नहीं है? वो उसके हाथ देखता है जो कपकपा रहे होते हैं। वो दुकान के सामने तो गुस्सा कर रही थी मगर वो डर कितना रही थी ये बस उसे ही पता था। आज पहली बार उसने किसी लड़के पर हाथ उठाया था, वो भी दुकान पर। नहीं भाई मैं ठीक हूँ, चले चलते हैं। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोले बैठती है तो रोहान भी घूमकर ड्राइविंग सीट पर संभाल लेता है। गाड़ी स्टार्ट होने पर जब सोहा बाहर देखती है तो दुकान उसे देखे ढीठ बने मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे देखे गुस्से से दूसरी तरफ मुंह करती है, जिस पर दुकान उसे दिखाने के लिए अपने दिल पर हाथ रखता है जैसे उसकी ये अदा दिल पर लगी हो। तौबा है ये बंदा, थप्पड़ खाकर भी नहीं सुधरा। वो उसकी हरकत देख चुकी होती है तभी दिल में ही सोचती है, और दुखान उसकी गाड़ी निकल जाने के बाद फौरन अपनी मुस्कुराहट समेटकर वही गुस्से वाले मूड में आ जाता है जैसे वो भी मुस्कुराया ही ना हो। काम हो गया? समद एक नर्स से पूछता है। जी सर, मगर ऐसे उनकी डेथ भी हो सकती है, जो करना है जल्दी करें। नर्स घबराते हुए कहती है, ठीक है तुम जाओ और पहले उनके बेटे को और फिर मुझे आकर बताना, ठीक है? वो उसे समझाते हुए कहता है, जिस पर वो इस बात में सर हिलाती बाहर चली जाती है, और वो सामने टेबल से अपने मोबाइल उठाता नंबर डायल करता है जो 1-2 बैल के बाद उठा लिया जाता है। हाँ बोलो, हो गया काम? फ़ोन में से दुकान की बेचैनी सी आवाज़ गूंजती है। नहीं, अभी मैंने नर्स को भेजा है, वो उनके बेटे को बताने गई है। आपके अब्बू की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। रात तक देखना वो लड़की तुम्हें कॉल ज़रूर करेगी, और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम जानते हो मैं कुछ क्या कर सकता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वो उसे तसल्ली देता है। देखते हैं। आगे उसे दुकान बस इतना ही कहता है। हाँ देख लेना। अच्छा चलो बाय, मुझे तुम्हारा काम भी करना है, फिर बात होती है। वो उसकी बातों से डरते हुए जल्दी से कहकर फ़ोन रख देता है। उफ, अल्लाह करे वो लड़की चली जाए, इसके पास पैसे मांगने वरना ये मुझे मार देगा। वो मोबाइल सामने करता सर झटकता है। आपके अब्बू की तबीयत एकदम बिगड़ गई है, प्लीज़ आप जल्दी पैसों का बंदोबस्त करें, उनका बाईपास जल्दी करना होगा। नर्स गफ्फार के कमरे से बाहर आकर रूहान को बताती है। क्या हुआ है अब्बू को? अभी तक तो ठीक थे, मैं खुद देख कर आया था। वो परेशानी से खड़ा होकर कहता है, ये हार्ट पेशेंट है, तबीयत खराब हो जाती है, आप बस जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करें, मैं जब तक डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो नज़रें चुरा कर कहती समद के कमरे की तरफ जाती है, और रूहान को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इतने में ही उसका मोबाइल रिंग करता है। हेलो भाई, क्या हुआ है आपकी आवाज़ को? अब्बू तो ठीक है ना? सोहा रोहान लड़खड़ाती आवाज़ सुनकर परेशान हो जाती है। सोहा अब्बू की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई है, ये लोग कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द बाईपास कराना होगा, मगर इससे पहले हमें पैसे जमा करवाने होंगे। रोहान भीगी आवाज़ में कहता है। भाई आप उनको बोले ना कि हम दे देंगे पैसे, मगर इलाज तो कर दें।
सुहा वो नहीं मान रहे, ये लोग इंसान नहीं हैं, इन्हीं लोगों से ज़्यादा पैसे अजीज़ हैं। अब मैं क्या करूं? तुम फ़ोन रखो, मैं बात करता हूं किसी से। वह उन्हें बुरा भला कहकर फ़ोन रखता है और सुहा फ़ोन कान से हटाकर रोने लग जाती है। क्या करूं मैं? कहाँ से लाऊं पैसे? दुकान से पैसे मांग लूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। वो कितनी घटिया सोच का मालिक है, वो सोचकर खुद ही नफ़ी करती है। सुहा अपने बाप को बचाना है तो कुर्बानी देनी होगी। सुहा को अपने दिल से ही आवाज़ आती है, नहीं, अगर बाप को पता चला कि मैंने छुपकर निकाह किया है तो वो वैसे ही मर जाएंगे। लेकिन वो तुम्हें 6 महीने बाद छोड़ भी तो देगा। अभी तो तुम्हारे बाप अजियत में है, उसका सोचो। कल किसने देखा है, आज जो है उसका सोचो। उसे फिर दिल से आवाज़ आती है। दिमाग और दिल उसकी जंग में वो अपना सर थाम कर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो आखिर फैसला लेती है और मोबाइल उठाकर नंबर डायल करती है। क्या वो मेरी मदद करेगा? आज मैंने तो उसे थप्पड़ भी मारा था। वो फ़ोन कान से लगाई अपने नाखून खाती हुई सोचती है। बैल मुसलसल जा रही होती है मगर कोई उठा नहीं रहा होता। क्या है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? वो बेजारी से फ़ोन कान से हटाकर बड़बड़ाती है और फिर दोबारा कॉल मिलाती है। दुखान आराम से अपने कमरे में औंधे मुँह लेटा सो रहा होता है कि उसका मोबाइल रिंग करता है, जिसे तो पहले वो उठाता नहीं है। फिर जब तंग हो जाता है तो साइड टेबल पर हाथ मारकर मोबाइल उठाता बंद आंखों से ही यस करे कान से लगाता है। हेलो, नींद में डूबी बंद आंखों से कहता है, जिस पर सोहा उसकी आवाज़ सुनकर अपने होंठ काटती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे बात शुरू करे। कौन हो? अगर अपनी सासों की ही आवाज़ सुनानी है तो सुबह कॉल करना, बाय। वो किसी को ना बोलता देखकर बेजारी से कहता, फ़ोन काटने ही लगता है। नहीं प्लीज़ कॉल मत काटिएगा, मुझे बात करनी है आपसे। सोहा जल्दी से उससे कहती है तो दुखान की आंखें उसकी आवाज़ सुनकर ही एकदम खुल जाती हैं। वो जल्दी से मोबाइल अपनी आंखों के सामने करता है, जिससे कमरे में अंधेरा होने के बाइस मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। सामने नंबर देख उसके होंठों पर फतेह सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिस पर वो दोबारा फ़ोन कान से लगाता है। आज कैसे याद कर लिया आपने मैनेजर साहिबा? वो मुस्कुराता हुआ अपना एक हाथ सर के नीचे रखते हुए कहता है, जबकि दूसरा हाथ से मोबाइल कान से लगाया होता है। सुहा उसकी बात को इग्नोर करे अपने मतलब की बात करती है। सर, मुझे क्या कहा? सर? नहीं नहीं, आप मुझे घटिया, हवसपरस्त या चोर कह सकती हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा। वो उसकी बात काटे कहता है, जिस पर सोहा मोबाइल कान से हटाकर अपने सामने करे उसे घूरती है, जैसे मोबाइल नहीं दुखान हो सामने। मुझे पैसे चाहिए, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें। वो दोबारा फ़ोन कान से लगाए अपना गुस्सा जब्त करे कहती है। मजबूरी ना होती तो वो कभी उसकी बकवास नहीं सुनती। ये क्या बात कर दी आपने? मेरी तो सारी दौलत आपकी है, लेकिन इसके लिए मैं तैयार हूँ आपसे निकाह करने के लिए, बस आप मेरे अब्बू का इलाज करवा दें। वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह देती है, जिस पर वो मुस्कुरा देता है। मगर मैंने कहा था कि डील में भी इजाफा होगा। वो उसे याद दिलाता है, जिससे सुहा के माथे पर बल आ जाती हैं। ये कब कहा आपने? मुझे नहीं याद। उसे सच में याद नहीं होता। मैंने कहा था आपको याद नहीं होगा। खैर, डील जब निकाह होगा उससे कुछ मिनट पहले बताऊंगा। अभी तुम्हारे अब्बू का बाईपास होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं अभी पैसे भिजवा रहा हूँ हॉस्पिटल, एक आदमी के हाथ। तुम वहाँ से उससे ले लेना, मैं तुम्हें उसकी पिक भी सेंड कर देता हूँ। वो अपने ऊपर से कंफर्ट उठाता हुआ अपने बालों पर हाथ फेर कर बैठता है। ठीक है, आप मुझे सेंड कर दे। अच्छा सुनो। सोहा जो मोबाइल कान से हटा रही होती है उसकी आवाज़ पर दोबारा कान लगाती है। तुमने थप्पड़ बहुत ज़ोर से मारा था, अभी तक जलन हो रही है। वो अपना गाल मलते हुए कहता है, जिस पर सुहा सॉरी सर कहकर कॉल काट देती है। तो दुखान भी मुस्कुराता हुआ मोबाइल कान से हटाता है। चलो जी, खेल शुरू। इलाही बख्श, इलाही बख्श। वो खुद से कहता है इलाही बख्श को आवाज़ लगाता है, जो ठीक 30 सेकंड में उसके सामने होता है। जी साहब जी, खैरियत इस वक्त बुलाया? वो कमरे में आंखें मसलता हुआ आते ही घड़ी की तरफ देखता है, जो रात के 3 बजा रही होती है। हाँ, मैं एक चेक देता हूँ। जिस हॉस्पिटल में दादी को लेकर जाते हैं ना, वहाँ पर बाहर एक लड़की खड़ी होगी, उसे दे आना। वो साइड टेबल की दराज खुलकर एक चेकबुक निकालते हुए कहता है, जिस पर इलाही बख्श इस बात में सर हिलाता है। ये चेक रखो और ज़रा अपनी एक तस्वीर खींचो। वो उसे चेक देकर अपने मोबाइल उठाते हुए कहता है, साहब जी मैं बालों में कंघी कर लूँ? वो कैमरा ऑन होते हुए देखकर फ़ौरन कहता है, जिस पर दुखान माथे पर बल डाले इस बात में सर हिलाता है। तो वो जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी कंघी निकालता, अपने बालों में कंघी करके जेब में से एक छोटा सा शीशा निकाल कर अपने आप को देखता है। फिर जब यकीन हो जाता है कि अच्छा लग रहा है, तो दोनों चीज़ें दोबारा जेब में डालकर मुस्कुराते हुए हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। जिसको तुम पैसे देने जा रहे हो उसको दिखानी है, ये बंदा आ रहा है ताकि वो तुम्हें पहचान सके। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी फ़ोटो मैरिज ब्यूरो भेज रहा हूँ। वो उसकी तस्वीर लेता हुआ कहता है, क्या हुआ, जाओ अब। दुखान जो तस्वीर सेंड भी कर चुका होता है, जब नज़र उस पर जाती है जो वैसे ही खड़ा उसके मोबाइल में झांक रहा होता है, तो गुस्से से कहता है, जी जी साहब। वो जल्दी से कहता है उसके कमरे से बाहर चला जाता है और दुखान कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ लेटकर अपनी नींद को आवाज़ लगाता है। इसे बस अब कल का इंतज़ार था।
यही सोचते हुए बहुत जल्द नींद उस पर मेहरबान हो जाती है। सोहा जो अभी ही हॉस्पिटल पहुंची होती है, बाहर खड़ी दुखान के इस मुलाजिम को ढूंढती है जिसकी पिक दुखान ने कुछ देर पहले भेजी थी। कहाँ है? हाँ, वो रहा। वो अभी चारों तरफ नजरें घुमा रही होती है कि उसे इलाही बख्श सामने खड़ा नजर आता है, जिसे देख के लगता है कि वो भी सोहा को ढूंढ रहा है। एक्सक्यूज़ मी, आपको सर दुखान ने भेजा है? वो उसके पास जाकर पूछती है, जिस पर वो भी उसकी तरफ देखता है। जी, आप मिस सोहा हैं? वो भी तरदीद करता है, जिस पर सोहा इस बात में सर हिलाती है। जी, मैं सोहा हूँ, ये लीजिए आपकी अमानत। वो एक चेक उसे देता है, जिस पर सोहा उसका शुक्रिया अदा करे हॉस्पिटल के अंदरूनी तरफ जाती है। सोहा जैसी अंदर दाखिल होती है तो सामने ही रोहान फ़ोन कान से लगाए परेशानी में टहल रहा होता है। भाई, वो उसके पास जाकर उसे मुखातिब करती है, जिस पर रोहान उसे मुड़कर देखता है और देखते ही उसके माथे पर बल आ जाते हैं। तुम इतनी रात को अकेली आई हो, क्यों? भाई, मुझे अब्बू की फ़िक्र हो रही थी तो मैं आ गई, और मैंने अम्मी और सैफ को कुछ नहीं बताया, बस अकेले ही आ गई। वो लोग सो रहे थे। सोहा, तुम्हें पता है सुबह के 4 बज रहे हैं, इस वक्त कौन लड़की घर से निकलती है? अगर रोहान उसकी बात काट कर कहता है। सोहा भी उसकी बात काट कर पैसे आगे कर देती है। भाई, ये पैसों का इंतज़ाम हो गया है, आप पहले ये जमा करवा दें, फिर भले मुझे डांट लीजिएगा। वो नज़रें नीची करे कहती है, और रोहान उसके हाथ से पैसे लेकर हैरानी से उसे देखता है। ये पैसे? भाई, मेरे बॉस ने दिए हैं, मैंने दोबारा उन्हें कॉल की थी तो वो मान गए थे। सोहा आधा सच और आधा झूठ बताती है। पैसों का इंतज़ाम हुआ? आपके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वही नर्स दोबारा आकर रोहान से कहती है। जी जी, हो गया है, मैं जमा करवा रहा हूँ, आप लोग स्टार्ट करें बाईपास। रोहान जल्दी से कहता काउंटर की तरफ जाता है और सोहा वहीं बेंच पर बैठकर दुआ करती है। हाँ बोलो जाली डॉक्टर। दुखान आईने के सामने खड़ा अपनी टाई बनाते हुए कहता है, जबकि फ़ोन उसने अपने सामने ही स्पीकर पर करा होता है। ये जाली डॉक्टर किसको बोल रहा है? तो समझ जो उसके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने का मुंतजिर था, अब अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर गुस्से से बोलता है। अभी मैं बात किससे कर रहा हूँ? तुमसे, और डॉक्टर भी तुम ही हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हें ही कहूँगा ना। वो अब अपने बाल बनाता है। खैर छोड़ो इन बातों को, मैंने तुम्हें ये बताना था कि गफ्फार साहब का बाईपास कामयाब हो गया है। वो खुद ही बात बदल लेता है। पता था वो जितना बोलेगा दुखान उससे ज़्यादा बोलेगा, और जब दुखान बेइज्जत करने पर आएगा तो सामने वाला खुद ही अपनी इज्जत की खातिर चुप हो जाता था, क्योंकि उससे कोई जीत नहीं सकता था। चलो मुबारक हो, बच गए, वरना मैं समझ रहा था कि वो ऊपर ही ना चली जाए। वो बेपरवाह सा कहता मोबाइल उठाकर अपने कान से लगाता है। इससे पहले वो स्पीकर ऑफ कर देता है। हाँ, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा भी काम हो गया होगा। ना ना, अभी आधा हुआ है, अभी आधा बाकी है। समझो जो मेन काम है वो अभी रहता है। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ कहता है, और साथ ही एक मुलाजिम उसके आने पर जूस का गिलास आगे करता है, जिसे वो थामकर खड़े खड़े ही पीकर खाली गिलास उसे वापस करता है। साहब जी, नाश्ता? नहीं, आज नाश्ता बाहर करना है। मुलाजिम के पूछने पर वो कहता बाहर की तरफ जाता है। खैर तो है, आज नाश्ता बाहर करोगे, कोई ख़ास है क्या? समद उसकी बात सुनकर बोलता है। नहीं, ख़ास नहीं है, बस मजबूरी में उसे ख़ास बना रहा हूँ, और उसके सामने जाहिर करूँगा कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। वो मुस्कुराता हुआ कहता गाड़ी के पास आकर रुकता है, जिस पर सामने हाथ बांधे खड़ा मुलाजिम उसे देखकर फ़ौरन आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो वो गाड़ी में बैठ जाता है। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती बिल्कुल भी, वो उसकी पहली जैसी बातों से चिढ़कर बोलता है, जिस पर दुखान हंस देता है। हा हा हा, तुमने अपना सारा दिमाग डॉक्टर बनने में ही लगा दिया, और दुखान की बातें खाली दिमाग में नहीं आती जाली डॉक्टर। दफ़ा हो जाओ और मुझे दोबारा कॉल मत करना, बदतमीज़ इंसान। ओके, तुम कौन सा मेरी गर्लफ्रेंड हो जो मैं तुम्हें मनाऊंगा? बाय। वो कहता मुस्कुराते हुए कॉल काट देता है, और समद हेलो हेलो करता ही रह जाता है। कैसे हैं बब्बू? सोहा रोहान के आने पर पूछती है, जो अभी ही गफ्फार के रूम से आया होता है। गफ्फार के बाईपास के बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया था, और अभी बस एक को मिलने की इजाज़त थी, तभी रोहान ही मिलकर आया था। अल्लाह का शुक्र है अब वो ठीक हैं, अब उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, तभी सो रहे हैं। रोहान मुस्कुराता हुआ बताता है, तो सोहा के साथ आसिया और सैफ को भी तसल्ली होती है। अल्लाह का शुक्र है, सोहा फ़ौरन कहती है, और बेशक वही ज़िंदगी देने वाला था, दुखान तो बस एक ज़रिया था। अल्लाह भला करे सोहा तुम्हारे बॉस का, जिसने सही वक्त पर हमारी मदद कर दी। आसिया सोहा को कहती हैं, जिस पर सोहा उन्हें देखती है। अम्मी, आपको क्या पता खुद को बेचकर ये पैसे मिले हैं, वरना दुखान दुर्रानी रहम दिल हो ही नहीं सकता। वो अपनी माँ को देखकर ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ सोचती है। हाँ सोहा, तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतनी रात में उन्होंने हमें पैसे दिए। रूहान भी उसे कहता है तो वो भी इस बात में सर हिलाती है। अम्मी, मुझे ऑफिस जाना होगा, काम था एक, अगर आप कहो। हाँ हाँ जाओ तुम, और सैफ को भी लेकर जाना, उसे भी कॉलेज भेज देना। तुम्हारे अब्बू के पास मैं और रूहान हैं, तुम इधर की फिक्र मत करना, आसिया उसे कहती है, जिस पर वो सैफ के साथ बाहर की तरफ जाती है। आप ही, मैं आज बस आज की छुट्टी कर लूँ, फिर कभी नहीं करूँगा पक्का। सैफ बाहर आकर सोहा से मसलूम सी शक्ल बनाकर कहता है, चुप होकर चलो, वैसे तुम्हारी बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं, ये ना हो तुम्हें कॉलेज से ही निकाल दें।
वो उसे गुस्से की नज़र से देखकर बोलती है, जिस पर सैफ बुरा सा मुंह बनाकर उसके साथ चलता है। मुंह सही करो और रिक्शा रुको। वो उसके मुंह देखती कहती है, जिस पर वो बेजारी से मुंह बनाकर पहले उसे देखता है और फिर आगे होकर एक रिक्शे की तरफ हाथ करता है। मेरा निकाह है और मेरा अपना कोई नहीं होगा। दुखान ऑफिस के ग्लास वाल के सामने खड़ा सिगरेट होंठों में दबाए सोचता है। फिर किसी ख्याल के तहत मुस्कुराता हुआ मुड़कर टेबल से मोबाइल उठाकर एक नंबर मिलाता कान से लगाता है। बेल जाती है और 2 बेल के बाद कॉल रिसीव भी कर ली जाती है। आपने गलती से फैज़ मलिक को कॉल मिला दी है दुखान दुर्रानी। फ़ोन जैसे ही रिसीव होता है तो सामने से फैज़ की आवाज़ गूंजती है, नहीं, मैंने फैज़ मलिक को ही कॉल मिलाई है। वो सिगरेट का धुआं हवा के सुपुर्द करके कहता है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, आप जनाब ने मुझे कॉल की। उसे यकीन नहीं आता। ओके बाय। उसे गुस्सा आता है और वो कहता फ़ोन रखने ही लगता है कि फैज़ रुको रुको, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो ही गए। फैज़ के कहने पर दुखान दोबारा मोबाइल कान से लगा लेता है। वैसे किस वजह से मुझ गरीब को याद किया आपने? उसे पता था ज़रूर कोई काम तो होगा। मैं निकाह कर रहा हूँ तो कोई मेरा अपना यहाँ मौजूद नहीं है और ना ही मैं किसी को बुलाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा चलो दोस्त ना सही दुश्मन को ही अपनी खुशी में शामिल कर लूँ। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम निकाह कर रहे हो? कब और किससे? उसे हैरत का झटका लगता है। लड़की से कर रहा हूँ और आज तो जाहिर सी बात है लड़की से ही करेगा, लड़का सा तो करने से रहा है। एक लड़की मुझे पसंद आ गई तो बस निकाह कर रहा हूँ। तुम दोपहर 2 बजे तक कोर्ट पहुँच जाना। वो आधी बात बताता है। मैं पहुँच जाऊँगा, मगर ये तो बताओ लड़की कौन है? उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। लड़की इंसान है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी है। दुखान भी कहाँ सही से जवाब देने वाला था। लड़की कहाँ से है मुझे ये बताओ। यार तू मेरी माँ है जो इतना पूछ रहा है? अभी आएगा तो देख लेना, अभी मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तेरी भाभी को भी कॉल करनी है। अच्छा चल सही है, बाय। फैज़ के कहते ही वो फ़ोन काट देता है और फिर सोहा का नंबर डायल करे फ़ोन कान से लगाता है। आप ही नाश्ता तो बनाते, मुझे देर हो रही है। सोहा जो अपने बालों की चोटी बना रही थी, सैफ की आवाज़ सुनकर जल्दी से पोनी लगाकर बाहर आती है। सब्र तो ज़रा सा भी नहीं है तुम में। पता है मुझे भी जॉब पर जाना है तो मैं तैयार भी ना हूँ। वो सैफ को गुस्से से देखकर किचन की तरफ जाती है। आप ही मैं बोल भी रहा था कि आज रहने दे, मैं कल चला जाऊँगा, मगर आपको ही लगी थी कि नहीं आज ही जाओ। वो उसकी किचन में जाते ही इतनी आवाज़ से बोलता है कि उसे आवाज़ चली जाती है। आप ही आपकी कॉल आ रही है। सैफ जो टेबल पर बैठा नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था, सोहा के मोबाइल पर कॉल आता देख मोबाइल हाथ में लेकर सोहा को बोलता है, उठा लो, मेरे हाथ अभी आटे में हो रहे हैं। सोहा किचन से ही आवाज़ लगाती है तो सैफ भी उसकी बात सुनकर कॉल उठाकर कान से लगाता है। हेलो कौन? दुखान जो मुस्कुराता हुआ सोहा की आवाज़ का मुंतज़िर था, अभी किसी लड़के की आवाज़ पर मोबाइल कान से हटाकर अपने सामने करता है। ये मैंने किसको कॉल मिला दी? वो कहता दोबारा मोबाइल कान से लगाता है। ये मिस सोहा गफ़ार का नंबर नहीं है? हैरानगी से पूछता है। जी ये सोहा गफ़ार का ही नंबर है, आप कौन है? मैं बॉस हूँ उनका, आप उन्हें मोबाइल दें, मुझे बात करनी है उनसे। अच्छा आप बॉस हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे अब्बू के इलाज के लिए पैसे दिए। वो खुशी से कहता है और दुखान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा जाता है। कोई बात नहीं, अब आप मेरी बात करा दें सोहा से, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। उसे सोहा से बात करनी थी बस। जी मैं अभी करवाता हूँ। आप ही क्या है, देख नहीं रहा नाश्ता बना रही हूँ? सोहा उसकी आवाज़ सुनकर गुस्से से कहती है और दुखान फ़ोन से उसकी बात सुनकर एक कश लगाता मुस्कुरा जाता है। आप ही आपकी बॉस की कॉल है, शायद कोई काम है उनको आपसे। बस ये कहना था कि सोहा जो पराठे बेल रही थी फ़ौरन छोड़े उसके हाथ से मोबाइल लेती है, अपने हाथ तक साफ़ नहीं करती। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप आई नहीं मैनेजर साहिबा? कहीं अपना वादा भूल तो नहीं गई? वो सिगरेट को एश ट्रे में मसलकर पूछता है। नहीं सर मुझे याद है, मैं बस आने ही वाली थी कि आपका फ़ोन आ गया। वो चाय का चूल्हा बंद करके कहती है, मगर आप तो नाश्ता बना रही थी मेरे ख्याल से। वो एक और सिगरेट को अपने होठों से लगाकर लाइटर की मदद से जलाता हुआ कहता है, जी सर वो बस ये बनाकर आ रही हूँ। उसे समझ नहीं आती कि क्या कहें। अच्छा चलें फिर मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी सर। वो कहकर फ़ोन बंद कर देती है और मोबाइल सामने करे बस देखती है। क्या मैं आज सोहा गफ़ार से सोहा दुखान हो जाऊंगी? क्या शर्तें होंगी उनकी? वो यही सोच रही होती है कि सैफ की आवाज़ से ख्यालों से बाहर आती है। आप ही नाश्ता दे दे, मैंने जाना भी है फिर। हाँ ये नाश्ता बन गया है, तुम कर लो, मैं वहीं से कुछ खा लूँगी। वो चाय और पराठे उसे देते हुए कहती है तो सैफ लेकर किचन से बाहर चला जाता है और वो अपने बारे में सोचकर ही फिक्र में होती है कि न जाने अब आगे क्या होगा, उसकी क्या शर्तें होंगी, उसकी क्या मजबूरी थी। अगर वो निकाह से इनकार कर देती तो दुखान कुछ भी कर सकता था और उसकी मेहरबानी यही थी कि उसने उसके अब्बू का इलाज करवा दिया था। यही सब सोचते ही वो बर्तन समेटकर किचन से बाहर जाती है। सोनिया सर दुखान अभी तक नहीं आए? सोहा जैसी कंपनी में दाखिल होती है तो रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की से पूछती है, नहीं आ गए हैं, अभी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में हैं। क्यों, तुम्हें कोई काम है?
वो लड़की बताकर सवाल करती है, जिस पर सोहा इस बात में सर हिलाकर अपने कंप्यूटर की तरफ जाती है जहाँ वो बैठकर काम करती थी। क्या जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है? वो चेयर पर बैठकर खुद से सवाल करती है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो अपने घर वालों को धोखा दे रही हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए निकाह। हाँ, मुझे चले जाना चाहिए। वो खुद से फैसला लेकर उठने ही लगती है कि कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खुलते ही दुखान बाहर आता है और सोहा दुखान को देखकर फ़ौरन ही अपनी सीट पर दोबारा बैठ जाती है। शुक्र था कि अभी तक दुखान ने सोहा को नहीं देखा था, ये सोहा सोचती है। दुखान पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले पूरी वजाहत के साथ उसके सामने से गुजरता ही है कि थोड़ा आगे आकर एकदम रुक जाता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो, और फिर एड़ी के बल थोड़ा घूमता गर्दन मोड़कर उसे देखकर मुस्कुराता है, जबकि सोहा मुसलसल अपने हाथ को कंप्यूटर पर हरकत देते हुए अपनी घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करती है। दुखान चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा होता है, जिस पर सोहा कंप्यूटर से नज़र हटाकर उसे देखती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मिस सोहा, मेरे ऑफिस में आए। वो कहता अपने ऑफिस की तरफ जाता है और सोहा आंखें बंद कर एक लंबा सांस लेकर खड़ी होती है। सर मैं आ जाए मैनेजर साहिबा, आपका ही इंतज़ार था। वो उसकी बात पूरी होने से पहले ही इजाज़त दे देता है, जिस पर सोहा इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल होती है। बैठिए। वो उसकी तरफ देखता सामने कुर्सी की तरफ इशारा करता है तो सोहा भी उसके कहने पर बैठ जाती है। दुखान उसके बैठने पर पीछे कुर्सी से टेक लगाए ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए उसका जायज़ा लेता है, जो लाइट पिंक कलर की शलवार कमीज़ पर ब्लैक कलर की चादर पहने बगैर मेकअप किए हसीन लग रही होती है। सोहा को मुसलसल उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस होती हैं, जिस पर वो नीचे नज़रें किए चादर अपनी मुट्ठी में करे अपना गुस्सा जब्त करती है, और जब गुस्सा हद से बढ़ जाता है तो उठकर उसके सामने जाकर जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और दुखान हैरत से उसको देखता है। मिस सोहा, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? दुखान उसको अपनी तरफ देखता उसके सामने हाथ लहराकर कहता है, जिस पर सोहा चौंक कर ख्यालों से बाहर आती है। जैसे जी सर, क्या कह रहे थे आप? उसे अपनी पोजीशन पर शर्मिंदगी होती है कि वो उसको देख रही थी पता नहीं कितनी देर से, और शुक्र भी करती है कि अभी जो देखा वो ख्याल था। आप मुझे देखने में इतनी मगन थी कि आपको पता ही नहीं चला कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो शरारत से मुस्कुराते हुए पूछता है। नहीं सर, वो वैसे ही, सॉरी। उसे अब अपने ऊपर गुस्सा आता है। आप क्या कह रहे थे? किसी डील की बात कर रहे थे? वो बगैर उसकी तरफ देखे पूछती है, जिस पर दखान अपनी मुस्कुराहट समेट कर संजीदगी से बात का आगाज़ करता है। मेरी 2 शर्तें हैं। नंबर 1, मैं जहाँ कहूँगा आपको मेरे साथ चलना होगा। मगर सर, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई मिस सोहा। सोहा जो उसकी पहली शर्त सुनकर ही बोल उठी थी, दुखान उसे फ़ौरन हाथ के इशारे से चुप करवा देता है, जिस पर वो टेंशन में चुप होकर उसे देखती है। नंबर 2, मुझे सर नहीं दुखान कहकर पुकारेंगी, ठीक है? वो बात मुकम्मल करके उससे पूछता है। सर, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। डोंट वरी, हम जब भी कहीं जाएंगे दिन के उजाले में ही जाएंगे और हमेशा पब्लिक प्लेस पर ही जाया करेंगे। वो एक्चुअली मेरे ऑफिस की पार्टी वगैरह होती रहती हैं, तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जहाँ रात में होगी वहाँ मैं खुद ही चला जाया करूँगा। वो इसकी बात काट कर बोलता है तो सोहा सोच में पड़ जाती है। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। वो उसकी तरफ थोड़ा झुक कर बोलता है तो सोहा उसे एक नज़र देखकर नीचे नजरें करे इस बात में सर हिलाती है, जिससे दुखान के चेहरे पर शैतानी सी मुस्कुराहट रक्स करती है। ठीक है, तुम मेरी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो, मैं आता हूँ। वो उसे कहता है तो वो सामने से अपना बैग उठाकर कंधे पर लटकाकर बाहर चली जाती है, और दुखान अपनी टेबल की दराज खोलकर उसमें से राबिया की एक फ्रेम की हुई तस्वीर निकालता है। राबिया, अब तुम्हारा भाई भी सोहा की ज़िंदगी तुम्हारे जैसी बना देगा, जिस तरह उसके भाई ने तुम्हारे साथ किया था। मेरा वादा है, मैं उसका हाल तुम्हारे से भी बदतर करूँगा। तुम तो मर गई हो ना, मगर मैं उसे मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे और ख़ुद से भी। वो दांत पीस कर कहता राबिया की तस्वीर को थोड़ी देर तक देखता है, दोबारा दराज में रखकर पीछे से अपना हैंग किया हुआ कोट उठाकर बाहर की तरफ आ जाता है। मुझे डर लग रहा है, अगर घर में किसी को पता चल गया तो। सोहा उसके साथ कोर्ट में दाखिल होते हुए अपना डर जाहिर करती है। किसी को पता नहीं चलेगा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम्हारे घर में कौन बताएगा, मैं या तुम? मैं तो नहीं बताऊंगा। बची तुम तो क्या तुम बताओगी? वो चलता हुआ कहता एक नज़र उसकी तरफ देखता है, जो चलती हुई परेशानी में अपनी उंगलियां मसल रही होती है। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? आप तो वैसे भी 6 महीने बाद मुझे छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना? वो कहकर पूछती है, जिस पर दुखान हंस देता है। आप हंस क्यों रहे हैं? वो उसकी हंसने पर डर कर पूछती है। हाँ, छोड़ दूंगा अगर तुम चाहोगी तो। वो मुस्कुराते हुए कहता है तो सोहा कुछ कहने के बजाय चुप ही रहती है। आज उसका दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ वो खुद भी सुन सकती थी। यार, तुम्हारे पास समोसे किसी काम के नहीं हैं, एक पानी की बोतल दो। फैज़ समोसे खाते हुए कहता एक 500 का नोट दुकानदार की तरफ करता है और उससे पानी की बोतल लेकर जैसे ही मुँह से लगाता है तो सामने से उसे दुखान आता दिखता है। मगर झटका तो उसे तब लगता है जब उसके साथ सोहा को देखता है। सोहा को देखकर ही उसके मुंह का पानी किसी फव्वारे की तरह बाहर आता है। क्या हो गया है, खैर तो है?
हम दोनों क्या ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं साथ में। दुखान उसकी तरफ आकर अपनी उमड़ने वाली हंसी को रोक कर कहता है। वो समझ गया था कि फैज़ उसके साथ सुहा को देखकर हैरान हो रहा था। तुम इनसे निकाह कर रहे हो? वो खांसते हुए कहता है। हाँ जी, यही हैं जिनसे मुझे मोहब्बत हुई है। वो सोहा की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखकर बोलता है, जिस पर सोहा दूसरी तरफ मुँह करके सोचती है, या अल्लाह कितना झूठा है ये इंसान, कैसे मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। फैज़ बस यही कहता है। तुमने बात कर ली वकील से निकाह की? हाँ कर ली है, वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है, आ जाओ। वो दुखान को देखते ही कहता है। सोहा पर तो अब गलती से भी नज़र नहीं डाल सकता, दुखान आंखें ही ना निकाल दे। इधर साइन कर दें आप। वकील एक पेन और कागज़ जो यकीनन निकाहनामा था सोहा की तरफ करके कहता है, जो गुमसुम सी अपने हाथ को देख रही होती है जो उसने अपनी गोद में रखा होता है। वकील सोहा को जवाब न देता देखकर दुखान की तरफ देखता है, जिस पर दुखान उसके नज़र का मफहूम समझकर सोहा को मुखातिब करता है। सोहा साइन करो। दुखान के कहने पर वो चौंक कर उसे देखती है। तुम ठीक हो सोहा? वो उसकी चौंकने पर माथे पर पल डाले पूछता है, जिस पर वो इस बात में सर हिलाकर वकील से पेन और निकाहनामा पकड़ती है। इधर साइन करने हैं। वकील उसे दोबारा बताता है तो सोहा साइन करने ही लगती है कि उसके हाथ कांप जाते हैं। देखना मेरी सोहा का जब निकाह होगा न तो मैं खुद उसका निकाह पढ़ाऊंगा, और तुमने बिल्कुल नहीं रोना सोहा, वरना निकाहनामा पूरा भीग जाएगा। सोहा को रोहान की एक पुरानी बात याद आती है। बस अब जल्दी से सोहा का कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, फिर मैं भी अपनी सोहा को दुल्हन बनता देखूंगी। उसके कान में कहीं से दूर से आसिया की आवाज़ गूंजती है, और उसके साथ ही गफ्फार और सैफ की भी। आप ही जब आपका निकाह होगा ना तो मैं आपको रोने नहीं दूंगा, बस आप मुझे देखती रहना, मैं आपको बहुत हंसाऊंगा। वो भी क्या लम्हा होगा ना जब मेरा नाम मेरी बेटी के आगे से हट जाएगा और उसकी हकदार ही तब्दील हो जाएगा। अब्बू मैं कहीं नहीं जाऊंगी और न ही आपका नाम अपने नाम से जुदा करूंगी, और आप सभी मेरा अभी मेरे बारे में सोचना छोड़ दें। सोहा अपने आप को गफ्फार के गले लगते हुए देखती है, और साथ ही उसके हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर जाता है। दुखान जो उसको देख रहा होता है, उसके पेन गिरने पर उसके गुस्से के मारे माथे पर बल आ जाते हैं, और फैज़ और वकील न समझी से कभी दुखान तो कभी सोहा को देखते हैं। सोहा ये पेन पकड़ो। दुखान झुककर पेन उठाकर उसे सख्त लहजे में कहता पकड़ाता है। मम्मा मैं नहीं कर सकती। वो उसकी तरफ भीगी आंखों से देखती हुई कहती है, जिससे पर दुखान गुस्से से उसका बाजू पकड़े उठाता बाहर की तरफ जाता है। क्या हुआ, लड़की राजी नहीं है क्या? वकील उन दोनों के जाने के बाद फैज़ से पूछता है। नहीं नहीं, राजी है, वो दरअसल घर वालों से छुपकर निकाह कर रहे हैं ना, तभी थोड़ा डर रही होगी। अभी दुखान गया है ना, उसे समझा लाएगा। फैज़ को यही लगा था, तभी उसने वकील को भी यही कहा। सर मेरा हाथ दर्द कर रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। सोहा अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त मजबूत देखकर दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाती हुई कहती है, मगर दुखान तो जैसे सुन नहीं रहा होता। वो बस उसका हाथ पकड़े चला जा रहा होता है, मगर फिर एक ऐसी जगह लाकर उसका हाथ छोड़ता है जहाँ लोग बस गिनती के होते हैं। अंदर क्या तमाशा कर रही थी तुम? अगर निकाह नहीं करना था तो पैसे क्यों लिए मुझसे, बोलो। वो गुस्से से धारता है, जिस पर सोहा मजीद रोने लग जाती है। मैं नहीं कर सकती निकाह, मुझे साइन ही नहीं हो रहा था, मैं कांप रही थी वहाँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। वो उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करती है। ठीक है जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, वो संजीदगी से कहता, जिस पर वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। मैं जाऊँ? हाँ जाओ। वो मोबाइल निकालते हुए किसी का नंबर मिलाते हुए कहता है, जिस पर वो मुड़ती है कि दुखान की आवाज़ पर उसके कदम पत्थर के हो जाते हैं, और वह वैसे ही कैफियत में मुड़कर उसे बेयकीनी से देखती है। मैंने तुम्हें कहा था ना जब मेरी कॉल आए तो काम तमाम कर देना। जाओ गफ्फार साहब को मुश्किल आसान कर दो। अरे नहीं नहीं, तुम बस खाली इंजेक्शन लगा देना, इससे बंदा कुछ ही मिनट में ऊपर होता है। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ सोहा को देखते हुए फ़ोन पर कहता है, और सोहा उसके अल्फाज सुनकर जैसे गई थी वैसे ही उसके पास आती है। नहीं खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, अभी तो मेरे अब्बू ठीक हुए हैं। वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, एक मिनट सब्र करो अभी। हाँ क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं करो तो ठीक है, फिर मैं करूँगी निकाह, बस आप अब्बू को छोड़ दें। वो उसकी बात काट कर जल्दी से कहती है तो दुखान भी मुस्कुराता हुआ फ़ोन पर मना कर देता है। रहने दो, अभी गफ्फार साहब ने जीना है। वो मुस्कुराता हुआ कहता फ़ोन कान से हटाकर सोहा को देखता है जो रो रही होती है। निकाह जब होना ही था तो इस सब ड्रामे के मतलब, और आइंदा के बाद मेरे सामने मत रोना, वरना मैं वो कुछ कर सकता हूँ जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। वो उसके एक गाल से आंसू साफ करे कहता है, जिस पर सोहा जल्दी से अपना दूसरा गाल भी साफ करती है। गुड, अब चलें, और अब चुप होकर साइन कर देना, वरना। नहीं मैं कर दूंगी, सोहा उसके साथ चलते हुए कहती है, जिस पर दुखान संजीदगी से चलता है। आखिर हर बार जीत उसकी हो रही थी। ये इधर भी साइन कर दें। वकील सोहा से आखिरी पेपर पर साइन करवाते हुए कहता है, जिस पर सोहा साइन कर देती है। अब आप भी कर दें इधर। वकील सोहा के बाद दुखान को पेन और निकाहनामा देता है, जिस पर दुखान एक नज़र सोहा को देखकर पेन खोले साइन करता है। मुबारक हो, आप दोनों आज से एक पाक रिश्ते में बंध गए हैं। मुबारक हो बहुत बहुत दुश्मन।
फैज़ दुखान से गले मिलते हुए कहता है, खैर मुबारक। दुखान फैज़ को मिलकर सोहा को देखता है, जो अभी तक कुर्सी पर बैठी अपने हाथों को देख रही होती है। मुबारक हो बेगम साहिबा। वकील और फैज़ के आगे जाने पर दुखान सोहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, जिसका मतलब था आप मेरा हाथ पकड़कर खड़ी हो जाएं। सोहा पहले उसका हाथ और फिर उसे देखती है। दुखान जो मुस्कुरा रहा होता है, सोहा का चेहरा ऊपर करने पर उसकी सुर्ख आंखें देखकर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। थाम लो हाथ, शौहर हूँ तुम्हारा। दुखान के कहने पर सोहा होंठ अपने दांतों से काटती उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है, तो दुखान उसका हाथ पकड़े बाहर आता है। फैज़ अब तुम जाओ, अभी हम रेस्टोरेंट जाएंगे। दुखान बाहर आकर फैज़ से कहता है, जो खड़ा उन्हीं का इंतज़ार कर रहा होता है। ठीक है, मगर मुझे तुमसे एक बात करनी थी। वो सोहा की जगह उसके पाँव को देखकर बोलता है, यानी सोहा की मौजूदगी में बात नहीं हो सकती। अच्छा सोहा, ये कीलो और गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। वो सोहा को गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है, तो सोहा चाबी लेकर गाड़ी की तरफ जाती है। हाँ, अब बोलो क्या बात है। सोहा के जाने के बाद दुखान फैज़ की तरफ मुतवज्जा होता है। मुझे नहीं लगता कि सोहा राज़ी है तुमसे निकाह करने पर। इसके तुम फिक्र मत करो, वो राज़ी है। और जैसे भी तुमने उसकी जगह उसके पाँव को देखकर बात की थी, आइंदा भी ऐसे ही बात करना। दुखान आंखों पर काला चश्मा लगाते हुए कहता है, हाँ भाई, मैं दोस्तों की बीवियों पर नज़र नहीं रखता और दुश्मनों की तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर दुश्मन दुखान दुर्रानी हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसकी बीवी को देख भी लूँ। वो अपने हाथ उठाकर कहता है, जिस पर दुखान गुड बोलकर आगे की तरफ जाता है। तुम अभी तक बैठी नहीं गाड़ी में। दुखान जब गाड़ी के पास आता है तो सोहा को वैसी खड़ी देखकर हैरान से पूछता है, नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी, ये लें आप खोल लें। वो गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाती है, जिसे दुखान मुस्कुराते हुए थामता है। ये बोलो ना तुम्हें खोली नहीं आई। वो उसके साइड का दरवाज़ा खोलकर कहता है, जिस पर सोहा बगैर जवाब दिए गाड़ी में बैठती है। वाकई में सोहा कब से खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुल ही नहीं रही थी। और ये शरारत भी दुखान की ही थी। उसी ने लॉक के साथ कुछ करा था ताकि सोहा से न खुले। अस्सलाम वालेकुम। सोहा घर में आकर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठती है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? आसिया उसे यूँ देखकर पूछती हैं। जी अम्मी ठीक हूँ, अब्बू कैसे हैं? ठीक है, कल तक डिस्चार्ज कर हो जाएगा। वो जग से पानी निकाल कर उसे देते हुए कहती हैं, चलो शुक्र, मैं थोड़ा आराम कर लूँ अम्मी, थकन हो रही है। वो पानी का खाली गिलास आसिया को देते हुए खड़ी होती है। हाँ जाओ मेरी बच्ची, आराम कर लो। आसिया उसे प्यार करती किचन में जाती हैं और सोहा अपना बैग उठाकर अपने कमरे में आती है। कमरे में आकर वो सबसे पहले अपना बैग और चादर टांगती है, फिर आईने के सामने खड़ी होकर बालों का जूड़ा बनाकर वॉशरूम जाती है और फ्रेश होकर जब आती है तो उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, तो वो अपना मुंह तौलिए से साफ करके बेड पर आकर मोबाइल उठाती है। जब मोबाइल देखती है तो दुखान के मैसेज आए होते हैं। वो व्हाट्सएप ओपन करती है। घर पहुंच गई बेगम साहिबा। सोहा मैसेज पढ़ के अजीब सा मुंह बनाती है, पहले मैनेजर साहिबा और अब बेगम साहिबा। और यहाँ करते हैं हम अपने नावल का इख्तिताम। अभी ये जारी है, इसका 3rd एपिसोड आएगा इंशाल्लाह कल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।